हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो आपका तेलंगाना में है, वहां का जो क्वेश्चन पेपर है उसका। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन है वो एमएससी प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी करके है। और आज का जो मैं पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आपका है 2019 का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर पे। सबसे पहले आपको पैटर्न में बता दूं इस एग्जामिनेशन का। यहाँ पे भी आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 100 आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 है। मतलब ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 1 मार्क। ओके, नेगेटिव मार्किंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.3 है। टाइम जो आपको मिलता है 2 घंटे का। और OMR शीट पे आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। ओके, चलते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहले में पूछा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डज नॉट यूज बॉटनिकल नेम्स अबव द लेवल्स ऑफ ऑर्डर। आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा होगा एनजियोस्पर्म जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे एपीजी है, कॉन्क्विस्ट है, तख्तजान है, बेंथम एंड हुकर है। कह रहा है इन सब में से, इन सब क्लासिफिकेशन सिस्टम में से कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जहाँ पे ऑर्डर के ऊपर कोई रैंक नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप, जिसे कॉमनली हम एपीजी बोलते हैं। इसका जब आप क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर जो है कोई रैंक नहीं है। मींस आप देखेंगे वहाँ पे जैसे क्लासिफिकेशन है तो वैसे ही है। यूडाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, उसका मतलब कुछ रैंक नहीं दिया हुआ है। ये ऐसे आर्टिफिशियल ग्रुप्स है, उसके अंदर डायरेक्ट ऑर्डर ही आता है, रनकुलेस ये सारे। मतलब ऑर्डर के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्लास सब क्लास ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं पाया जाता है। चलते हैं सेकंड पे। स्टोमेटा आर कंप्लीटली absent इन द प्लांट्स विच आर। कह रहा है स्टोमेटा किस टाइप के प्लांट्स में कंप्लीटली absent होता है। ये क्वेश्चन आपका इकोलॉजी में है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं हाइड्रोफाइट्स वगैरह। ठीक है, तो उनका आप पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस क्या क्या है उसमें। तो आपको अच्छे से पता होगा कि स्टोमेटा जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट कहाँ पे होते हैं, सबमर्ज एक्वाटिक्स में। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे आपका क्या होता है, स्टोमेटा नहीं हो जाता, पाया जाता। और जो फ्लोटिंग एक्वाटिक्स होते हैं उनके वहाँ पे स्टोमेटा आप देखेंगे ऊपर ऊपर की तरफ जो लीव का सरफेस रहता है वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होता। लेकिन सबमर्ज जो होते हैं, टोटली जो डूबे हुए होते हैं पानी के अंदर, वहाँ पे स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। थर्ड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिक केमिस्ट्री से आया हुआ है। पिक द करेक्ट मैच ऑफ प्रोटिक एंड अप्रोटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग सॉल्वेंट। तो मैं इसको छोड़ता हूँ, फोर्थ पे चलता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग आर स्टरलाइजिंग गैस। ये भी जो है आपका कॉमन केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। देखिए, जो भी ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं लाइफ साइंस या बायोटेक करके, वहाँ का सब यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग पैटर्न होता है। तो मैं आपको मेनली बॉटनी का बता रहा हूँ। और केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है आप कोई भी एनसीईआरटी लेके पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ पे चलते हैं। साइनोजन ब्रोमाइड इज अ स्यूडो हैलोजन कंपाउंड विद अ फार्मूला CnBr। साइनोजन ब्रोमाइड एक स्यूडो हैलोजन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnBr। कह रहा है इज यूज टू कट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एट द सी टर्मिनस। कह रहा है ये जो CnBr होता है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कट करने में यूज होता है। अगर आप प्रोटीन का आपने बेसिक्स पढ़ा होगा तो प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। वहाँ पे प्रोटीन में आपको एन टर्मिनस देखने को मिलेगा एक तरफ सी टर्मिनस होता है। तो कह रहा है ये जो आपका साइनोजन ब्रोमाइड है, जो ये कटर है प्रोटीन्स का, ये प्रोटीन्स को सी टर्मिनस पे कट करता है। अब कह रहा है सी टर्मिनस पे किस अमीनो एसिड को ये रिकॉग्नाइज करके उसके सी टर्मिनस पे कट करेगा, अर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और मेथियोनिन। तो मैं आपको बता दूं ये जो है आपका, ये साइनोजन ब्रोमाइड, ये आपका मिथियोनीन जो है आपका, ये अमीनो एसिड, मतलब जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन तो कई सारे अमीनो एसिड का एग्रीगेशन होता है तो उससे मिलके बना होगा। तो जहाँ पे इसको CnBr को, साइनोजन ब्रोमाइड को, जहाँ पे उस प्रोटीन में जहाँ पे मिथियोनीन मिलेगा वो उसके सी टर्मिनस की तरफ से उसको
चेन को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो अगर आप समझ लीजिए आपका कोई पॉलीपेप्टाइड है जो 200 एमिनो एसिड का मिलके बना हुआ है, अगर कहीं बीच में एक मिथियोनिन आया और कहीं मिथियोनिन ना हो, एक मिथियोनिन कहीं पे सेंटर में हो, तो साइनोजन ब्रोमाइड उसी मिथियोनिन के सी टर्मिनस, मतलब जहाँ पे COOH रहता है, वो दूसरे वाले एमिनो एसिड के अमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, वहीं पे ये कट कर देगा। ओके, तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइनोजन ब्रोमाइड। 6 पे चलते हैं। कंसीडरिंग द क्रॉस, अब यहाँ पे देखिए दो क्रॉस कराया जा रहा है दो के बीच में। एक का जीनोटाइप क्या है, AABBCCDD, मतलब इसमें भी है, थोड़ा सा आपको ये देखना है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव जीन है। ओके, तो कह रहा है विथ ऑल द जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग। कह रहा है यहाँ पे क्या होता है, जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेंगे, जैसे आपने मेंडल में पढ़ा, जेनेटिक्स से आया हुआ ये क्वेश्चन है। द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी दैट विल फिनोटिपिकली रिजेंबल द फर्स्ट पेरेंट इज। कह रहा है इसमें से जब आप ये क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोजनी आएगी, आपने पुनेट स्क्वायर करके देखा होगा, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वहाँ पे आप क्या देखते हैं, मोनोहाइब्रिड कार में 3:1 का रेशियो आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का रेशियो आता है। वैसे यहाँ पे 5 जो है कह लीजिए जीन का सेट है, जब इनके बीच आप क्रॉस कराएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, तो उसमें से रिजल्टिंग जो आएगा, जितने भी वहाँ पे वो आएगी प्रोजनी, कह रहा है उसमें से कितना प्रोजनी फिनोटिपिकली रिजेंबल करेंगे फर्स्ट वाले पेरेंट का, मतलब ये जो है यहाँ पे ये वाले पेरेंट से कितना मैच करेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों का क्रॉस करा के पुनेट स्क्वायर जब आप बनाएंगे तो आपके पास एक वो आ जाएगा, पुनेट स्क्वायर में बहुत सारे प्रोजनी होंगे, आपको देखना है कि उसमें से कितने ये वाले फर्स्ट जो पेरेंट हैं उससे फिनोटिपिकली से रिजेंबल करता है। फिनोटिपिकली का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जीनोटिपिकली नहीं कि आपका एग्जैक्ट A, बी फिनोटिपिकली का मतलब जहाँ जैसे यहाँ पे कैपिटल बी है, तो इसका जैसे ये डोमिनेंट होगा जो कैपिटल बी, तो अगर यहाँ पे स्मॉल भी रहता है इसके साथ एक कैपिटल है, तो वो फिनोटिपिकली सिमिलर रहेंगे फर्स्ट वाले पेरेंट का ही। ओके, तो यही आपको करना है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1/32, जब पुनेट स्क्वायर बना के आप देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हेन बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन मीडियम कंटेनिंग 35S एज अ सोर्स ऑफ सल्फर, 35S गेट्स एक्यूमुलेटेड इन। कह रहा है अगर आप किसी बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो कराते हैं, तो एक मीडियम का मतलब जो भी न्यूट्रिशन सारे, मतलब सारे कंटेंट से प्लांट्स क्या करते हैं, ज़मीन में ग्रो करते हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट सारे एलिमेंट तो ज़मीन से ही रहते हैं। वैसे बैक्टीरिया का हम किस पे कल्चर कराते हैं, मीडियम पे किसी कल्चर कराते हैं जिसपे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो वही कह रहा है उस मीडियम में सल्फ़र जो होगा वो 35 होगा, मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप पढ़े होंगे, तो सल्फ़र का एक आइसोटोप 35S है। तो कह रहा है अगर ये सोर्स रहा सल्फर का, तो वो बैक्टीरिया के कहाँ पे जाके वो एक्यूमुलेटेड होगा, डीएनए में होगा, प्रोटीन में होगा, आरएनए में होगा, तो मैसेंजर आरएनए में होगा। तब अगर आप देखेंगे सल्फर, तो सल्फर जो है आपको ये मिलेगा, कुछ कुछ एमिनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं, तो वो एमिनो एसिड क्या बनाते हैं, मैंने आपको बोला प्रोटीन बनाते हैं, एमिनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। तो ये जो सल्फर है ये तो पहले जाएगा एमिनो एसिड बनेगा, और एमिनो एसिड पॉलीमराइज करके प्रोटीन बनाता है। तो ये जो सल्फर है जो बैक्टीरिया ये ग्रो करेगा इस मीडियम में, वो जाके एक्यूमुलेटेड होगा आपका प्रोटीन पे। ओके, माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ेंगे वहाँ पे, या तो आपको प्रोटीन का नॉलेज होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर से अभी आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे मिले, फिर से पूछ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड आपने पढ़ा है, वही है जब ऐसे तो एमिनो एसिड ढेर सारे हैं, जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से मिलता है तो धीरे धीरे उनके बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, जो पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं, एक एमिनो एसिड दूसरे से जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, फिर तीसरा एमिनो एसिड जुड़ेगा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके हजार हजार पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू हजार एमिनो एसिड जुड़ते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो उसको जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब उस यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बोल रहा है विच इज़ नॉट ट्रू। तो फर्स्ट, देयर इज परफेक्टली फ्री रोटेशन अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड।
कह रहा है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उनके बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कह रहा है वहाँ पे परफेक्टली फ्री रोटेशन होता है। तो अगर आप देखेंगे ये जो पहला ही यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है यही रॉन्ग है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वहाँ पे रोटेशन फ्रीली नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपने रामचंद्रन प्लॉट पढ़ा होगा जो रोटेशन बताता है, तो आप देखेंगे रामचंद्रन प्लॉट में यही दिया हुआ रहता है कि पेप्टाइड बॉन्ड किधर किधर साई जो 5 वैल्यूज़ है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है, वहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको मिल गया, यही आपका ऑप्शन भी सही है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के संदर्भ में ये ऑप्शन नहीं सही है। बाकी बी, देखिए मैंने आपको बोला है कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिले सारे ऑप्शंस आप उसको रखेंगे, याद रखेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट अगर गलत है तो बाकी के जो 3 बचे हैं ये करेक्ट है पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। जैसे बी देखेंगे, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, मीन्स ये डबल बॉन्ड की तरीके से बिहेव करता है। सी, द पेप्टाइड बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ नॉर्मल कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अगर आप देखेंगे जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये वैसे ये भी रहता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ही ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये मैंने बोला ना आपको डबल बॉन्ड की तरीके से बिहेव करता है, इसलिए ये बॉन्ड क्या होता है, शॉर्टर होता है। तो सी बी ऑप्शन सही है। डी, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर मेड वाया कंडेंसेशन ऑफ एन अमीन एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉस ऑफ वाटर। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं वो आप देखेंगे एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के बीच में बनता है, तो एक का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है, दोनों का कंडेंसेशन ही होके, दोनों का जुड़ाव ही होके, कंडेंसेशन मतलब वहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलता है और उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो बाकी सारे सही है। ओके, 9 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द एंट्रोपी इज द ग्रेटेस्ट। कह रहा है ये 4 आपके सिस्टम्स दिए गए हैं, कह रहा है एंट्रोपी किस में सबसे ज़्यादा रहेगी, ग्रेटेस्ट किस में रहेगी। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, बायो एनर्जेटिक्स आप जब पढ़ते हैं इंथैल्पी वगैरह, वहाँ पे आप एंट्रोपी पढ़ते हैं। एंट्रोपी का मतलब है जब एंट्रोपी बढ़ेगा तब रैंडमनेस ज़्यादा होगी, मतलब सिस्टम आपका स्टेबल नहीं होता है। एंट्रोपी बढ़ने से सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो आप देखेंगे लिक्विड पे आपको पता करना है किस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, मतलब इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। लिक्विड वाटर एट pH 7 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड वाटर, या सुपर कूल्ड वाटर, या आइस, या वाटर वेपर। तो अब अगर रैंडमनेस आप देखेंगे, लिक्विड वाटर थोड़ा सा मतलब एक स्टेबल सिस्टम है, सुपर कूल्ड वाटर और स्टेबल है, आइस भी स्टेबल है। वाटर वेपर जो होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है, और गैसेस जो होते हैं वहाँ पे एंट्रोपी हाईएस्ट होता है, मींस वो अनस्टेबल होते हैं, इधर उधर उनके मॉलिक्यूल्स घूमते हुए रहते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे, ये भी बेसिक केमिस्ट्री से पूछा हुआ है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। 11 पे चलते हैं, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाइज हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अगर आप कोई भी फल वल सेब वगैरह अगर आप रख देते हैं कुछ दिन के लिए, वो सड़ रहा होता है, तो वहाँ पे आपको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर देखने को मिलेगा। वो छोटी छोटी फ्लाइज होती हैं, उनकी आइज़ रेड होती हैं, कॉमनली ये होता है, लैब वैब में मोस्टली आ ही जाते हैं कहीं से, बहुत कॉमन है ये मक्खी। ठीक है, आपको पहचानना है। कह रहा है जो आई कलर होता है, आपने ये भी जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है, आई कलर जो होता है ड्रोसोफिला में वो एक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है ये आई कलर का जो जीन है उसी पे रहता है, और सेक्स जो जैसे मेल है फीमेल है जो डिसाइडिंग वो होते हैं उन्हीं के साथ वो करता है, इधर उधर मूव करता है। ठीक, कह रहा है ये सेक्स लिंक्ड है विद रेड आई कलर बीइंग डोमिनेंट, और रेड आई कलर क्या है, डोमिनेंट है वाइट आई कलर पे। अब कह रहा है देखिए ये तो पहले हो गया, कह रहा है इन ए क्रॉस बिटवीन रेड आइड मेल, कह रहा है एक क्रॉस कराया जा रहा है रेड आइड मेल के बीच में और हेट्रोजाइगस फीमेल, मतलब एक हेट्रोजाइगस फीमेल है। हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब एक एलील सही रहेगा, एक एलील रिसेसिव रहेगा। तो एक रेड आइड मेल है और आप कह लीजिए हेट्रोजाइगस फीमेल है, तो वो क्या होगा, वो भी रेड आइड ही होगा, लेकिन हेट्रोजाइगस है, उसका एक एलील खराब है, रिसेसिव रहेगा। कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोजनी आर एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट, कह रहा है सभी प्रोजनी, इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सी प्रोजनी एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं इन क्रॉस से, और एक को छोड़ के। तो जब आप क्रॉस कराएंगे
देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉपी में अगर नोट कर लीजिए, मतलब उसका लिखने का एक तरीका होता है। जैसे रेड आइड मेल है, तो मैंने आपको बताया क्या है ये, सेक्स लिंक कैरेक्टर है। अगर मेल रेड आइड है तो इसका मतलब है, जैसे मेल में क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होते हैं, जैसे आपने एक्स वाई पढ़ा है, ठीक है, वैसे ही इसमें भी होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक नहीं होता। तो मान लीजिए मेल है, उसका एक क्रोमोसोम पे तो कुछ नहीं होगा, दूसरे पे जो रेड मतलब डोमिनेंट वाला जीन रहेगा, ठीक, एक पे क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। फिर हेटेरोजाइगस जो फीमेल रहेगा उसका क्या होगा, मान लीजिए आप इसको, इसके एलील को डब्लू से लिखते हैं या आर से लिखते हैं, तो जैसे मेल के लिए क्या होगा, एक उसका मान लीजिए वाई जीन हो गया जो मेल शो करेगा, मान लीजिए, इसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वाई इसका एलील हो गया, एक होगा क्या, आर, कैपिटल आर, और फीमेल के लिए एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो आप इसको मेल और फीमेल बना लीजिए, उसके बाद जब उनको क्रॉस कराएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो 11 है, इसमें आपको रेड आइड फर्टाइल फीमेल्स मिलेंगी, क्योंकि फीमेल्स में आप देखेंगे दोनों सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे, तो उनमें अगर दोनों सही है तब तो रेड आइज होगा, एक भी सही है फिर भी रेड आइज होगा, ठीक। वाइट आइड फर्टाइल मेल्स भी आपको मिलेंगे, वाइट आइड मिलेंगे, रेड आइड फर्टाइल मेल्स भी मिलेंगे, लेकिन ये जो वाइट आइड फर्टाइल फीमेल है ये आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, क्रोमोसोम, मैंने अब जो एलील बताया, क्योंकि दो दो होते हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों खराब नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब एक रिसेसिव एलील होगा, दूसरा सही होगा, तो इस तरीके से वाइट आइड आपको फीमेल नहीं मिलेगा, ठीक। अ, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 12 पे, मेंटेनिंग द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल्स। आपको पता है कि ग्लूकोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में एक हार्मोन आता है, इंसुलिन इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंड हैज़ अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। The process of maintaining blood glucose level, though degradation of glycogen is known as। अब कह रहा है इंसुलिन जो होता है इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, और कह रहा है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे ग्लाइकोजीनोलिसिस, ठीक है, ये जो ग्लाइकोजीनोलिसिस है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजीनोलिसिस। वहीं आप देखिए ग्लाइकोलिसिस तो अलग है, ग्लाइकोलिसिस तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आप बी और डी से कंफ्यूज हो सकते हैं। ग्लाइकोजीनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, तो आप इन दोनों से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ग्लाइकोजीनोलिसिस को ही इनका जो वो है, मतलब पहली बात तो ये सारे मिलते जुलते हैं, पर ग्लाइकोजीनोलिसिस इज द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और बी जो ग्लूकोनियो है, तो ग्लूकोनियो का मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से ग्लूकोज के सिंथेसिस होने को ग्लूकोज नियोजेनेसिस बोलते हैं, ग्लूको ना तो ग्लाइको। तो डी वाला है, एक आ गया ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का सिंथेसिस होना, ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना नॉर्मल ग्लूकोज से, तो यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ के ग्लाइकोजन बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिग्रेडेशन की, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने का, तो वो क्या होगा, ग्लाइकोजीनोलिसिस, ठीक। जेनेसिस और लिसिस में अंतर होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ए और डी में। लिसिस आ गया इसका मतलब डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है, जेनेसिस का मतलब आपको पता है कि बनना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द ट्रांसफर ऑफ अनडिजायरेबल ट्रेड्स थ्रू इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज रिजल्टिंग फ्रॉम।
कह रहा है जो ट्रांसफ़र होता है, देखिए एक डिज़ायरेबल ट्रेट्स होते हैं जीन को जीन्स बहुत सारे होते हैं, कुछ डिज़ायरेबल ट्रेट्स वाले जीन होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स वाले जीन होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे प्लांट में आए, हम जिनको क्रॉस वॉस करा के बना रहे हैं। तो वही कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स टू इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम। कह रहा है ये जो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कि हमारा डिज़ायरेबल ट्रेट है, लेकिन उस ब्लॉक के साथ में, उस जीन जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं उसके साथ साथ में कुछ लिंक्ड जीन्स भी होते हैं जो उसके साथ चले जाते हैं, वो अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि वो जीन एकदम पास पास में रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, तो वो चले जाते हैं। कह रहा है इसको क्या बोला जाता है? लिंकेज ड्रैग, जीन इरोजन, कॉम्प्लीमेंटेशन या जीन पिरामिडिंग बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? लिंकेज ड्रैग। मैंने आपको बोला ना, वो इतने लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से कि ड्रैग हो जाते हैं साथ में, तो इसको लिंकेज ड्रैग बोलते हैं। ओके, बाकी वहाँ पे आपको जीन इरोजन आपका अलग है। जीन इरोजन इज द प्रोसेस वेयर द लिमिटेड जीन पूल ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, मतलब किसी इंडेंजर स्पीसीज का जो जीन पूल है वो लिमिटेड अमाउंट है। कह रहा है लेकिन ये, और एक तो पहले ही इंडेंजर स्पीसीज है वो, तो उसका जीन पूल लिमिटेड हुआ, पर ये कह रहा है और डिमिनिश होता जाता है और कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो डाई ऑफ करने लगते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो आगे चल के ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं उस पॉपुलेशन में, वो उनका डेथ होने लगता है, तो उसको जीन इरोजन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में ही, जो दो स्ट्रैंड का अलग अलग जो होता है उनमें म्यूटेशन होता है, उनको हम क्रॉस कराते हैं, जिससे उनका क्या होता है, जो प्रोजेनी निकलती है वो वाइल्ड टाइप के होते हैं, तो वो जीन कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ। जीन पिरामिडिंग क्या है? ये पिरामिडिंग क्या है? ये प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर जीन्स। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जीन्स को कंबाइन करते हैं फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट्स, मतलब जो सोर्स होगा जीन का वो बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, उनसे लेके हम एक ऐसा वो बनाते हैं, वैरायटी बनाते हैं जिसमें सबके अच्छे वाले जीन हो, तो उसको जीन पिरामिडिंग बोला जाता है। होप ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे चलते हैं। द प्रोजनी ऑफ अ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस इंडिविजुअल इज नोन एज। कह रहा है एक प्रोजनी जो होती है सेल्फ सिंगल होती है, सेल्फ फर्टिलाइज होता है, और वो होमोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? क्लोन और हाइब्रिड तो नहीं बोला जाता है। इनब्रेड और प्योर लाइन में आपको कंफ्यूजन होना था, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्योर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इनब्रेड नहीं बोला जाता है, प्योर लाइन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। द फिजिकल को लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम विद इन एन इंडिविजुअल और स्पीसीज इज नोन एज। कह रहा है जो फिजिकल को लोकलाइजेशन हो जाता है जेनेटिक लोकाई का सेम क्रोमोसोम पे विद इन एन इंडिविजुअल और स्पीसीज, उसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर आप देखेंगे ये जो होता है डेफिनेशन ही है ये किसका? सेंटेनी का। ठीक है, रिकम्बिनेशन आपको पता है, सेग्रीगेशन आपको पता है, डिसजेनी एक अलग प्रोसेस है। ये जो दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, द फिजिकल को लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम विद इन एन इंडिविजुअल, इसको हम सिंटेनी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पूछा है आयरन और मैग्नीशियम जो होता है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो आपको पता है कि क्लोरोफिल जो होता है वहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है? मैग्नीशियम आयन होता है। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि इसकी सिंथेसिस के लिए होगा आयरन और मैग्नीशियम फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। 17 पे चलते हैं। पूछ रहा है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द मिसमैच बिटवीन द टाइप ऑफ एंजाइम एंड इट्स एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंजाइम उसके क्लास से मतलब मिसमैच है, उसका क्लास नहीं है। आपने एंजाइम के बहुत टाइप पढ़े होंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, ट्रांसफरेजेस, ये सारे और भी हैं कुछ दो। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के एंजाइम हैं। तो अगर आप देखेंगे
ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है फर्स्ट वाला, ये एक्चुअली ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोलेज के अंदर आता है, ग्लूटामेट सिंथेज लाइगेजेज हैं ये। लेकिन जो आपका ये डी वाला है फ्यूमरेट हाइड्रेटेज, ये ट्रांसफरेजेस नहीं है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका मिसमैच है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन रिएक्शन मिक्सचर में अफेक्ट, कह रहा है अगर कोई रिएक्शन मिक्सचर है उसमें आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो इनमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से किस चीज़ को वो अफेक्ट करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिटिस्ट परमानेंटली, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको पता है जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को वो लो कर देते हैं, इसीलिए ये जो ऑप्शन का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन मिक्सचर में अफेक्ट द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एंजाइम से आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं 19 पे। वोक्स प्रोस्कियर टेस्ट इज अ प्रोसीजर दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ, एक वोक्स प्रोस्कियर टेस्ट है, एक प्रोसीजर है, वो कह रहा है किसके लिए, किसके प्रेजेंस के लिए, किसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो ये जो है टेस्ट होता है बैक्टीरिया की एबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब बैक्टीरिया को हम, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, अगर चेक करना है कि ये जो आपका एसिटोइन है, ठीक, एसिटोइन सी वाला, इसके प्रेजेंस के लिए चेक करते हैं कि बैक्टीरिया जो है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं, ग्लूकोज को ये एसिटोइन में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जब ये टेस्ट आप करेंगे तो देखेंगे जो आपका अगर कर रहा होगा तो रेड पर्पल कलर का आपका रिजल्ट आता है, इसका कलर चेंज, ठीक। ग्लूकोज आप डालेंगे, बैक्टीरिया आप डालेंगे, अगर उसके अंदर एबिलिटी है बैक्टीरिया की कि वो ग्लूकोज को एसिटोइन में कन्वर्ट कर दे तो आपको रेड पर्पल कलर दिखेगा, और इसी को वोक्स प्रोस्क्योर टेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्रोमोसोम्स प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, आपको पता है क्रोमोसोम जो होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। कह रहा है दीज प्रोटीन्स आर ऑफ टू मेजर क्लासेस, आपको पता है जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स रहते हैं ये दो मेनली क्लासेस में बांटे गए हैं, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब कह रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन विच एमिनो एसिड, अब जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स है क्योंकि प्रोटीन्स है, दे आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, सो देयर विल बी एमिनो एसिड। और कह रहा है ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इनमें ऐसा नहीं होता कि सारे रैंडम होते हैं, कुछ ना कुछ एमिनो एसिड्स हर प्रोटीन में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और कह रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स में कौन से एमिनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये जो दो आपके एमिनो एसिड हैं ये हिस्टोन में ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जो भी एमिनो एसिड हैं उनसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द सनशाइन हार्मोन, सनशाइन हार्मोन इनमें से कौन है? तो आपको पता है, आपको बोला जाता है कि आप सुबह जो है 8 से 8:30 धूप में बैठिए जिससे आपको धूप लगे, तो सनशाइन हार्मोन क्या है? विटामिन डी को बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, the allelic variants or forms of an enzyme which differ structurally but not functionally are known as, तो ये कह रहा है एलिलिक वेरिएंट्स, एलिलिक वेरिएंट्स का मतलब है आपको पता है एक जीन के दो एलील होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो जब एंजाइम के एलिलिक वेरिएंट जो होते हैं मतलब एक ही जीन से अलग अलग टाइप के वो निकले पॉलीपेप्टाइड्स बने तो इसको एलिलिक वेरिएंट बोलेंगे। कह रहा है ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में तो डिफर होते हैं ये जो पॉलीपेप्टाइड निकलते हैं या जो एंजाइम इससे बनते हैं, बट वो फंक्शनली सेम रहते हैं, ठीक है। लिखा है स्ट्रक्चरली बट नॉट फंक्शनली, मतलब वो स्ट्रक्चर में तो डिफर रहते हैं। किसी जीन से अगर 2-3 टाइप के अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बने, पॉलीपेप्टाइड एंजाइम का काम करता है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट होगा पर फंक्शनली वो सिमिलर होगा। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एलोजाइम, आइसोजाइम, होलोजाइम या मेसोजाइम। तो होलोजाइम्स और मेसोजाइम तो बिल्कुल नहीं है, एलोजाइम और आइसोजाइम्स में आपको फ़र्क पता करना है। अब ये जो एलो एलो
एलो लगा है यहाँ पे, इससे आपको पता करना है एलिलिक वेरिएंट जो होते हैं वहाँ पे एलो लगता है, तो एलोजाइम्स हैं ये। मतलब एक ही जीन से जब अलग अलग टाइप के एंजाइम बने तो उसे एलोजाइम्स बोलते हैं। ओके, और अगर डिफरेंट जीन से एक ही टाइप के एंजाइम बनते हैं तो उनको आइसोजाइम बोलते हैं। डिफरेंट बट सेम, देन द प्रीफिक्स विल बी आइसो, और जब एलिलिक वेरिएंट्स होंगे तो प्रीफिक्स वहाँ पे एलो लग गया तो आप पहचान सकते हैं एलोजाइम्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे आपने पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस का कुछ रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का इनमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है आप देखेंगे कि डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। N2 प्लस 8H प्लस, यहाँ पे क्या लगता है 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और जो ATPs हैं वो 16 ATPs इसमें यूज़ होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। A ribonucleic acid that catalyzes a chemical reaction in a cell in a similar way to that of an enzyme is known as। कह रहा है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपने पढ़ा होगा आरएनए को बोला जा रहा है राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो भी जो होता है केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। कुछ आरएनए होता है जो केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज होते हैं, और आपको पता है केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज केवल एंजाइम करते हैं। तो ऐसे आरएनए जो केमिकल रिएक्शन में कैटालिसिस का काम कैटालिसिस करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, आपको पता है कि राइबोजाइम उन्हें बोला जाता है। अगर आप पढ़ते हैं एंजाइम के बारे में तो आपको पढ़ाया जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स बिकॉज दे आर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर एनिलीन। मतलब यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट्स मीन्स दो, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो दो दो है, PQ PS RS एंड QR। कह रहा है इनुलिन, आपने पढ़ा होगा इनुलिन के बारे में, कह रहा है कौन से दो ऑप्शन इनुलिन के बारे में गलत स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द बल्ब ऑफ मिनी प्लांट, ये करेक्ट है। इनुलिन जो होता है ये एक्चुअली एक टाइप का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, और ये कहाँ पे होता है बहुत सारे प्लांट्स के बल्ब में ये स्टोर रहता है। ओके, सेकेंड देखते हैं, इट कंटेन्स फ्रक्टोफ्यूरनेज यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। यहाँ पे क्या देखेंगे आप, फ्रक्टोफ्यूरनेज जो होता है वो इसका यूनिट से मिलके बना होता है, मतलब ढेर सारे फ्रक्टोफ्यूरनेज दे आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म इनुलिन। तो P और Q जो है यहाँ पे करेक्ट है, तब आपको दो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा, मतलब R और S। तो इसी हिसाब से 25 का जो C ऑप्शन है वही सही ऑप्शन होगा। दे आर नॉट ट्रू फॉर इनुलिन, मतलब ये प्रोटीन नहीं है, इट इज स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल लिग्निन, इसमें लिग्निन विग्निन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। द टाइम ऑफ फर्स्ट ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर और अ स्पाइकलेट इन अ स्पाइक इज नोन एज। कह रहा है जो फर्स्ट ओपनिंग होता है फ्लावर का किसी भी स्पाइकलेट में या स्पाइक में, उसको क्या बोला जाता है, प्रोस्थेसिस, एंथेसिस, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलिनेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन और पॉलिनेशन तो आपका एकदम क्लियर होगा कि अलग चीज़ें हैं। बात आती है प्रोस्थेसिस और एंथेसिस में, तो आप ध्यान में रखिए यहाँ पे स्पाइकलेट और स्पाइक जो है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। द टाइम ऑफ फर्स्ट ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज एंथेसिस। वो चाहे जो हो, आपका कोई भी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो, जो फर्स्ट ओपनिंग फ्लावरिंग होगा उसे हम एंथेसिस ही बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। स्टिकलैंड रिएक्शन, ये भी केमिस्ट्री से है, छोड़ते हैं इसे। 28 पे चलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएंस कंट्रीब्यूटेड बाय द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। टोटल वेरिएंस का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है जीनोटाइप का, उसे क्या बोला जाता है। तो जेनेटिक एडवांस, सिलेक्शन डिफरेंशियल, पैनामिक्सिस, ये सब नहीं है। हेरिडेबिलिटी आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, तो ये जो है इसका डेफिनेशन है हेरिडेबिलिटी का, proportion of total variance contributed by the genotype of an organism is called heritability। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। the largest family of the angiosperm in the world is। तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी फैमिली है वो आपका कौन सा है, एस्टरेसी फैमिली। ओके,
और इनके रेस में जो होता है ऑर्किडेसी भी है, फेबेसी भी है, पोएसी भी है, पर वर्ड का सबसे लार्जेस्ट जो होता है फैमिली वो स्टेरेसी है। 30 पे चलते हैं। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे मैंने पेपर सॉल्व कराए उसमें ये पूछा गया है। गीटोनोगैमी जो है इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन। गेटोनोगैमी जो है ये एक प्रकार का पॉलिनेशन है, क्या है इसका आपको डेफिनेशन बताना था। तो एक बार मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ। पॉलिनेशन होता है दो टाइप का होता है, एक सेल्फ, एक क्रॉस। सेल्फ वाले में दो होता है। देखिए जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो वहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक, ऑटोगैमी मतलब उसी का जो स्टेमन से पॉलन गिरा उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाएगा। लेकिन गिटोनोगैमी में क्या होता है, सेमी प्लांट रहता है पर वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे, मतलब खुद एक ही प्लांट पे दोनों मेल फीमेल दोनों फ्लावर रहेंगे, और मेल प्लांट से पॉलन निकलेगा फीमेल फ्लावर पे, मतलब मेल प्लांट कह रहा हूँ, मेल फ्लावर से पॉलन निकलेगा फीमेल के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, मतलब उसी प्लांट में अपने में ही वो हो रहा है। इसको गिटोनोगैमी बोलते हैं। वही जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो करेक्ट है, स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे तो क्या है, ए वाला, ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा takes place between different flowers in the same plant or genetically similar plants is known as geitonogamy। ओके, 31 पे चलते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, ठीक है, वेयर द टू organisms get mutually benefited and the relationship is, कह रहा कैसा रिलेशनशिप होता है प्रोटो कोऑपरेशन में। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटो कोऑपरेशन मतलब है कि दो जो उसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं दोनों को बेनिफिट मिलता है, म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, और ऐसा रिलेशनशिप जो होता है नॉन ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते कि भाई आप नहीं रहेंगे तो मैं नहीं जीऊँगा, या वो वाला नहीं रहेगा तो वो वाला नहीं जिएगा, इसको ऑब्लिगेटरी नहीं बोलते हैं, तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 32 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मिस मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मिस मैच चूज करना है कौन सा। हेलोफाइल तो सॉल्ट के लिए बोला जाता है, ये करेक्ट है। ऑस्मोफाइल भी सल्यूट के लिए बोला जाता है, ये भी करेक्ट है। और एल्कलीफाइल भी पीएच से रिलेटेड है, तो डी वाला ऑप्शन बचता है। ऑलिगोफाइल ये प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, ऑलिगोफाइल का मतलब है जो कम न्यूट्रिएंट में ग्रो कर सके उनको ऑलिगोफाइल बोला जाता है, और इसका रिलेशनशिप प्रेशर से नहीं है, तो इसीलिए जो मिस मैच है वो डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। आफ्टर एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब अभी ये आपका आ गया टेक्निक्स वगैरह में, जहाँ पे आप एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं, आरएनए आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन, तो यहाँ पे एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आया है, कह रहा है आफ्टर एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया है, विच फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मिड फॉलो द सीक्वेंसिंग डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। जब आप प्लाज्मिड का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो एक सीक्वेंस बनेगा डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट का, मतलब पहले ऊपर आपका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, फिर उसके नीचे उससे कम, उसके कम। तो कह रहा है इसमें से आप बताइए कि प्लाज्मिड के कौन से फॉर्म जो होंगे वो सबसे ज़्यादा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे पहले ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे लीनियर जो प्लाज्मिड होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, फिर आएगा आपका ओपन सर्कुलर का, मतलब लीनियर जो प्लाज्मिड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर ओपन सर्कुलर वाले का मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे कम, और जो सॉरी 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 सॉरी, यस, बी, बी और डी, ओपन सर्कुलर, हाँ बी ओपन सर्कुलर सुपर कॉइल्ड प्लाज्मिड जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा कम होगा। ओके, 34 पे चलते हैं। कॉर्न आपको पता है जियामेजी से बोलते हैं, प्लांट है, कह रहा है वो उसका डिप्लॉयड नंबर कितना है 20।
अब कह रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड बी एक्सपेक्टेड इन, आप कितने क्रोमोसोम एक्सपेक्ट करते हैं ए उसके मियोटिक प्रोडक्ट में। आपको पता है अगर 20 डिप्लॉयड नंबर है मियोटिक में, उसका हाफ रह जाता है, तो ए क्या होगा, 10 होगा, मियोटिक प्रोडक्ट 10 होगा। अगर आप देखेंगे डी को छोड़ के ए बी सी पे तीनों में पहला वाला जो है वो 10 है। बी अगर बात करते हैं, कह रहा है पोलर न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होगा। तो पोलर न्यूक्लियस जो है वहाँ पे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस कैसा होगा, पोलर न्यूक्लियस यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। ओके हाँ, पोलर न्यूक्लियस क्या क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे। फिर आता है आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक, मेच्योर जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे आपका वो कैसा रहेगा, और ना 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 ना, ये रहेगा बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। पहला तो मियोटिक प्रोडक्ट हैप्लॉइड रहेगा तो 10 हो जाएगा। पोलर न्यूक्लियस यस दे आर डिप्लॉयड 20 होगा। एम्ब्रियो सैक, मेच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है आपका वो सारा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक आपका हैप्लॉइड होता है, तो फिर वहाँ पे 10 होगा। और जो एंडोस्पर्मस सेल होता है आपको पता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे इसमें बताया कि पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, मेच्योर एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्मस सेल तीनों दोनों ट्रिप्लॉइड होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर है और ये आपको अपने से डेवलप करना होगा। अभी मैं सारे एग्जामिनेशन में देखता हूँ और सारे क्वेश्चन पेपर में, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए रहते हैं और यही ट्रेंड जो होता है, कुछ कुछ जो भी टफ एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि सेंटेंस आपको ज़्यादा पढ़ने को दिया रहता है, तो उससे बिल्कुल मत घबराइए आप। जो सेंटेंसेस हैं ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, आपको बताया जा रहा है सिचुएशन, और जब आप इसे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आप इतना जल्दी में रहते हैं एग्ज़ाम में कि आपको लगता है अरे ये क्या लिखा है, इसको स्किप करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, काफ़ी टफ है, पर ऐसा नहीं होता। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो जनरली बहुत ही ईजी रहते हैं। कभी कभी किसी चीज़ का डिफिनेशन ही दिया रहता है, किसी चीज़ के बारे में नॉर्मल भी बताया जा रहा है, आप सेंटेंसेस से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है। इसे हम पढ़ते हैं। स्पीसीज ऑफ प्लांट, कह रहा है कि स्पीसीज जो है प्लांट का वो डिस्कवर्ड होता है इन विच इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोड्यूस आइदर वाइट और पर्पल फ्लावर। देखिए एक प्लांट की डिस्कवरी होती है, ओके कह रहा है जो प्लांट है पाया गया उसमें ये देखा गया, ये सब आप तुरंत नोट कर दे जाइए कॉपी में, तब आपको आइडिया लगेगा कि हम क्या बना रहे हैं। आप कॉपी में देखिए एक प्लांट की डिस्कवरी हुई और जिसमें इंडिविजुअल प्लांट्स हैं उसके उसमें पाया गया कि या तो वहाँ पे वाइट फ्लावर होंगे या पर्पल फ्लावर होंगे। तो अब आपको एक प्लांट मिला जिसमें या तो वाइट फ्लावर है, मतलब एक ही प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर नहीं है, अलग अलग है। कुछ इंडिविजुअल उस स्पीसीज के ऐसे हैं जहाँ पे वाइट फ्लावर वाले हैं और कुछ कुछ पर्पल फ्लावर वाले हैं। कह रहा है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स दैट हैव शॉर्ट स्टेम्स विथ वाइट फ्लावर्स आर क्रॉस्ड विथ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स दैट हैव टाल स्टेम्स एंड पर्पल फ्लावर। कह रहा है हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लेते हैं जिनका शॉर्ट स्टेम था और जिनका वाइट फ्लावर था, मतलब हमने उसमें से ऐसे प्लांट को चूज़ किया मतलब ट्रू ब्रीडिंग वाले, मतलब जिनका शॉर्ट स्टेम हो, मतलब दोनों जो जीनोटाइप होगा रिसेसिव वाला होगा, शॉर्ट स्टेम होगा, और वाइट फ्लावर के लिए भी वहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन रहेगा। दोनों शॉर्ट स्टेम के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, वाइट फ्लावर्स के लिए होमोजाइगस रिसेसिव। इनको हमने क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वाले से जिसका टाल स्टेम था और पर्पल फ्लावर था, और इनका क्रॉस किससे कराया गया, ट्रू मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट टाल वाले से, होमोजाइगस डोमिनेंट पर्पल फ्लावर वाले से। तो अब इनका जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया जो रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग आते हैं दे हैव ऑल टाल विथ पर्पल फ्लावर। अब देखिए जो प्रोजनी आती है, कह रहा है दोनों क्रॉस कराने के बाद वहाँ पे सारे जो इंडिविजुअल्स आपको मिले उनका क्या था, स्टेम लॉन्ग था, पर्पल फ्लावर था। इससे आपको आइडिया क्या मिला कि लॉन्ग टाल जो है हैबिट और पर्पल फ्लावर दे आर डोमिनेंट, वो वाइट और शॉर्ट स्टेम पे, वाइट फ्लावर पे और शॉर्ट स्टेम पे डोमिनेट कर रहे हैं, नॉर्मल जो आपने मेंडल में पढ़ा है। कह रहा है व्हेन वन ऑफ दीज टाल, जब इनमें से एक टॉल और पर्पल फ्लावर ऑफस्प्रिंग को क्रॉस कराया गया एक शॉर्ट और वाइट फ्लावर प्लांट से, ठीक है। अब इनमें से क्या जो ऑफस्प्रिंग निकला, इनमें से एक को हमने उठाया टॉल विथ पर्पल फ्लावर वाले को, उनका हमने क्रॉस करा दिया एक अलग शॉर्ट और वाइट फ्लावर प्लांट से विद द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब जो ऑफ स्प्रिंग उससे मिला उनमें क्या था, कह रहा है वर ऑब्टेन्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब जो उनको ऑफ स्प्रिंग मिले, कह रहा है वहाँ पे दोनों थे, मतलब टाल पर्पल वाले और
शॉर्ट वाइट फ्लावर वाले, या आप ये देखिए लिखा है वाइट फ्लावर्स ऑन टाल स्टेम। देखिए टाल स्टेम पे भी वाइट फ्लावर था, पर्पल फ्लावर ऑन टाल स्टेम, पर्पल फ्लावर भी था टाल स्टेम पे, वाइट फ्लावर ऑन शॉर्ट स्टेम, वाइट फ्लावर था शॉर्ट स्टेम पे, और पर्पल फ्लावर था शॉर्ट स्टेम। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो सारे कैरेक्टर हैं एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंटली शॉर्ट हो रहे हैं ना, मतलब लिंक नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि टाल में ही हमेशा पर्पल हो रहा है या वाइट शॉर्ट स्टेम में ही वाइट हो रहा है। आप देखेंगे सारे का मिक्स है, ठीक। वाइट फ्लावर आपको टाल स्टेम पे मिलेंगे, पर्पल फ्लावर आपको टाल स्टेम पे मिलेंगे, वाइट फ्लावर आपको शॉर्ट स्टेम पे मिलेंगे, और पर्पल फ्लावर आपको शॉर्ट स्टेम में मिलेंगे, मतलब सबका मिक्स है। अब गिवन द इन्फॉर्मेशन, वो कह रहा है जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ट्रू, इनमें इससे आप क्या नतीजा निकलता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप बता सकते हैं इसके लिए, ठीक है। कह रहा है द वाइट फ्लावर एलील एंड द टाल स्टेम एलील अकर एट द सेम लोकस। क्या ऐसा है कि वाइट फ्लावर एलील और टाल स्टेम दोनों सेम लोकस पे हैं? सेम लोकस पे अगर होगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, टाल स्टेम के साथ आपको वाइट फ्लावर मिलेगा, पर ऐसा तो है नहीं। टाल स्टेम पे आपने देखा पर्पल फ्लावर भी थे। बी पे चलते हैं, द जीन्स फॉर फ्लावर कलर एंड स्टेम लेंथ आर क्लोजली लिंक्ड। क्या ऐसा है? ऐसा होता कि फ्लावर कलर और स्टेम लेंथ का जीन क्लोजली लिंक्ड होता, तब आपको हमेशा एक ही टाइप का चीज़ मिलता, जैसे टाल पे पर्पल और शॉर्ट वाले पे वाइट फ्लावर। कभी आपको मिक्स वाले कैरेक्टर नहीं मिलते, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी पे चलते हैं, एक्सटेंसिव क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द पर्पल फ्लावर एलील एंड द वाइट फ्लावर एलील हैज़ अकर्ड। क्या ऐसा है कि क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए ऐसा हो रहा है? तो ये भी एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डी पे चलते हैं। कुल मिला के इससे ये नतीजा निकलता है, वही आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ट्रू। तो आपको ये बताना है द जीन्स फॉर फ्लावर कलर एंड स्टेम लेंथ आर नॉट लिंक्ड। यही जो आपको इन्फॉर्मेशन इसमें स्टेटमेंट में दिया गया ऊपर क्वेश्चन में, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है इसका यही है, डी, इसका एक्सप्लेनेशन। कि आपको ऊपर वाले जो आपको स्टेटमेंट दिया गया, इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि फ्लावर कलर और स्टेम लेंथ का जीन जो होते हैं वो लिंक्ड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसको भी छोड़ते हैं, केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। 37 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स उसके, ठीक है। प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, अलग अलग टाइप के होते हैं। मेरे स्टेप जब आप पढ़ेंगे, कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है टोटीपोटेंसी के प्रिंसिपल्स के लिए। ओके, प्लांट सेल्स कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप, ये करेक्ट है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ टोटीपोटेंसी कहती है कि जो टोटीपोटेंट सेल होते हैं दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप, ठीक। बी, प्लांट सेल्स कैन रीजनरेट इंटायर प्लांट्स बाय माइटोसिस, ये भी करेक्ट है। जो टोटीपोटेंट सेल होते हैं या प्लांट होते हैं उनको हम रीजनरेट कर सकते हैं इंटायर प्लांट में। सी, सेल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन पोजीशन, ये भी सही है। टोटीपोटेंसी में जो सेल का स्पेशलाइजेशन होता है वो उसके पोजीशन पे निर्भर करता है, कि जहाँ पे जैसे पोजीशन पे रहेंगे वो वैसा वहाँ पे चीज़ शो करेंगे, ठीक। डी, सेल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन जीन कंटेंट, ये ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है, डी वाला, कि जो सेल का स्पेशलाइजेशन होता है वो जीन कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता है, जीन तो सभी में सिमिलर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे, डीएनए मेथिल ट्रांसफरेज एट्स द मेथिल ग्रुप ऑफ द फिफ्थ पोजीशन ऑफ। डीएनए मेथाइलेशन आपने पढ़ा होगा, होता है एक प्रोसेस, वो जो एंजाइम होता है वहाँ पे डीएनए मेथिल ट्रांसफरेजेस के द्वारा होता है, कहाँ पे, मीन्स मेथिल ग्रुप पे फिफ्थ पोजीशन के किस आप कह लीजिए न्यूक्लियो, यहाँ पे क्या बेसिस है, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, कह रहा है किसके बेस के मेथिल ग्रुप पे उसके फिफ्थ पोजीशन पे डीएनए मेथिल ट्रांसफरेजेस ऐड करते हैं मेथिल ग्रुप। तो डीएनए मिथाइलेशन आप जब पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये साइटोजीन है, साइटोजीन के फिफ्थ पोजीशन पे मेथिल ग्रुप डीएनए मेथिल ट्रांसफरेजेस ऐड करते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन है। 39 पे चलते हैं। अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए रिफर्स टू, पूछ रहा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए किसे बोला जाता है? ए, मैसेंजर आरएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड बाय मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेजेस, दिस इज नॉट ट्रू। मैसेंजर आरएनए तो भाई मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेजेस से
ट्रांसक्राइब होने को पॉलीसिस्टोनिक नहीं बोला जाता है। मैसेज आरएनए दैट आर साइमल्टेनियसली ट्रांसलेटेड, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। सी, मैसेज आरएनए दैट इज ट्रांसलेटेड बाय मेनी राइबोसोम्स साइमल्टेनियसली, ये भी इनकरेक्ट है। पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए बोला जाता है मैसेंजर आरएनए विथ मल्टीपल ओपल रीडिंग फ्रेम। ठीक, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, 40 पे चलते हैं। हाँ, एक बात और है, यहाँ पे सी भी ऑप्शन इसका करेक्ट है 39 का। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड बाय मेनी राइबोसोम्स साइमल्टेनियसली, जब बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं उसको भी आप बोल सकते हैं, पर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। 40 पे चलते हैं। द कैल्शियम इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यू नो। Change in calcium concentration can initiate various responses in plants. Which of the following responses is not known to be initiated by change in calcium concentration? कह रहा है कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और कैल्शियम का कंसंट्रेशन जब चेंज होता है तो वो इनिशिएट करता है बहुत सारे रिस्पॉन्सेज को प्लांट में। कह रहा है जो आपके स्टेटमेंट ऑप्शन दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं जाना जाता है कि ये कैल्शियम कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से इनिशिएट होता है। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में भी ये काम आता है, रीओरिएंटेशन ऑफ ग्रोथ इन पॉलन ट्यूब में भी काम आता है, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इन यंग टोबैको सीडलिंग इन रिस्पॉन्स टू विंड में भी ये काम आता है, और लैटरल रूट फॉर्मेशन में भी ये काम आता है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन के हाई लेवल होने के कारण गैसेस लाइक SO2 एंड CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज ड्रास्टिकली, इट कैन काज एसिड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, SO2 और CO2 की कंसंट्रेशन कह रहा है इंक्रीज होने की वजह से एसिड प्रेसिपिटेशन होता है। तो द एसिड प्रेसिपिटेशन हैज लोअर्ड pH ऑफ अ पर्टिकुलर लेक टू 4.0। ठीक है, कह रहा है एसिड प्रेसिपिटेशन कह रहा है एक लेक का जो pH है वो 4.0 कर दिया है। ठीक, व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द लेक? तो आप बताइए कि अगर pH 4 है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उसमें कितना है? तो ये आप अगर आप pH पढ़ते हैं, आपने कन्वर्जन वगैरह पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे जो pH होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। तब इससे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है यही। ठीक है, pH 4 का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया है तो नेगेटिव वो होगा लॉगरिथम, मतलब 10⁻⁻⁴ मोलर। 42. If the coding region of a gene is estimated to consist nucleotides of 300 बेस पेयर, कह रहा है अगर एक जीन का कोडिंग रीजन जो है वो कह रहा है वहाँ पे 300 न्यूक्लियोटाइड है, मतलब 300 बेस पेयर्स हैं। कह रहा है हाउ मेनी अमीनो एसिड विद द करस्पॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, कितना होगा पॉलीपेप्टाइड चेन जो इससे बनेगा उसमें अमीनो एसिड। तो आपको पता है 3 न्यूक्लियोटाइड जिसे कोडॉन आप बोलते हैं उससे एक अमीनो एसिड बनता है। तो अगर 300 हैं तो 300 का मतलब है वहाँ पे 100 कोडॉन होंगे, और 100 कोडॉन का मतलब 100 अमीनो एसिड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा है, डी। चलते हैं 43 पे। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस विद द एसोसिएशन बिटवीन अ प्लांट एंड अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे बगल लेफ्ट में क्या है, लिस्ट ऑफ प्लांट है, और राइट साइड में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कह रहा है करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका इसमें से कौन सा होगा। ओके, सबसे पहले बता दूं, अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लगेगा, टफ है भी ये क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि देखेंगे इसका, तो जब ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको सबसे इजी वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है, ऐसे आप देखेंगे आप सोचेंगे नहीं आता है, पर ऐसे क्वेश्चन में कुछ कुछ आपको हिंट मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो सबसे इजी इसमें क्या है, एजोला आपने पढ़ा होगा जो वाटर फर्न है टेरिडोफाइट का, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया है एनाबीना, तो डी का थर्ड होगा। ठीक, ये आपको पक्का पता है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे डी का थर्ड केवल बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो अगर आप श्योर हैं कि एजोला में नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एनाबीना है, तो आप बी के लिए आराम से जा सकते हैं और यही ऑप्शन करेक्ट भी है। तो इस हिसाब से ए का होगा सेकंड। आप इन सबको याद रखिए। ग्लाइसिन मैक्स मैक्स में जो प्लांट है वहाँ पे ब्रैडीराइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है। और डेस्टिस डेडिस्का में जो एक प्लांट है उसमें क्या होता है, फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है। गनेरा जो एक प्लांट है वो क्या है, वहाँ पे नॉस्टॉक होता है। और अजोला का तो मैंने बता ही दिया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज बेस्ट सूटेबल फॉर इन सिटू फाइटो रेमेडिएशन ऑफ हैवी मेटल इन एन इनलैंड पॉन्ड लेक। कह रहा है इन लैंड पॉन्ड, पॉन्ड्स और लेक में अगर हैवी मेटल कंटामिनेशन है तो आप किस प्लांट का यूज़ करेंगे जिससे ये हैवी मेटल्स निकल जाएं, जिसको फाइटो रेमेडिएशन बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका वाटर हाइसियंथ है, आइकॉर्निया जिसे आप बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम आइकॉर्निया है, वाटर हाइसियंथ बोला जाता है, उस प्लांट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, एज अ फाइटो रेमेडिएशन। 45 पे चलते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज वाइटल फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर इन फॉलोइंग प्लांट। कह रहा है पॉलिनेशन तो हो जाता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन्स टू स्टिग्मा। कह रहा है ये जो पॉलिनेशन तो हो गया, इसके बाद पॉलिनेशन के बाद कौन सा स्टेप जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। स्पर्म स्विम टू द एग एंड टू द पोलर न्यूक्लियाई, पेटल्स क्लोज अराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों तो ऑप्शन गलत है। सी मियोसिस अकर्स विद इन द पॉलन ग्रेन, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। डी जो है यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कि पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब को ग्रो करना चाहिए फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ब्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर पॉलन ट्यूब नहीं ग्रो करेगा तो सारी चीज़ें नहीं वो होंगी। 46 पे चलते हैं। व्हेन अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल विदाउट द रेगुलर मेयोटिक डिवीजन देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। आपने डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। कभी कभी एम्ब्रियो सैक आपको पता है क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाता है। पर कह रहा है कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो और उससे हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बने। कभी कभी डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बन जाता है क्योंकि वहाँ पर मियोटिक डिवीजन नहीं होता। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पार्थेनोगैमी नहीं है, पॉलिस्पर्मी नहीं है, ना तो पॉलीगैमी है, सीधा सा आंसर है डिप्लोस्पोरी। ओके, 47 पे चलते हैं। द फिनोमिनन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिस और एंटीपोडल सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। अब देखिए उसी का ये अपोजिट है, 46 वाले क्वेश्चन का ये अपोजिट है। उसमें क्या था, मेगास्पोर मदर सेल को डिवाइड होकर हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनाना था, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल ने एम्ब्रियो सैक बनाया। अब एम्ब्रियो सैक में जो वो होता है एग, वहाँ से उसका फर्टिलाइजेशन होता है और एग क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। लेकिन कह रहा है यहाँ पे क्या होता है, एक फिनोमिनन है जहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है किससे, सिनर्जिस से एंटीपोडल सेल से। सिनर्जिस और एंटीपोडल सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाती हैं। तो ऐसे में जो आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा वो हैप्लॉइड होगा। और पूछ रहा है इसको क्या बोला जाता है, ये प्रोसेस है आपका, इसको एपोगैमी बोला जाता है। ओके, एपोगैमी प्रोसेस है ये। 48 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये भी इजी ही क्वेश्चन था। रिसर्च इंस्टीट्यूट को उसको करेक्ट प्लेसेस से जोड़ना है आपका। पॉपुलर जो आपको पता है बोस इंस्टीट्यूट जो है, कोलकाता वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, कि ये कहाँ पे है आपका, कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, बोस इंस्टीट्यूट का कोलकाता में है। तो ये देखिए एक ही ऑप्शन में दिया ही है, बी वाले में ही, ए का 6 कोलकाता। बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc ये बैंगलोर में है, आपको पता है, बैंगलोर वाले अच्छे से कर्नाटका वाले जानते होंगे, देखिए बी का 3rd। बाकी IARI न्यू दिल्ली में है, ये भी पॉपुलर है, सी का 2nd और डी का 5th नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट। 49 पे चलते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किस पे बनते हैं, सीधा सा आंसर है लैगिंग स्टैंड पे बनते हैं, ठीक। 50 पे चलते हैं।
फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ नोबेल प्राइज एंड सेक्शन। विनर किस सेक्शन के थे वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस इस पेज में है। तो यहाँ पे ऑप्शन 50 वाले का करेक्ट होगा बी। ठीक है, ये नोबेल प्राइज विनर है, उनको आपको मैच कराना था। ठीक है, तो बी पे आप देखेंगे ए का चौथा मीन्स जेफरी सी हॉल जो है मेडिसिन वाले के लिए हैं। मुखवेजे और नादिया मुराद जो है ये पीस के लिए हैं, 2018 पीस। और सी और डी अगर आप देखेंगे तो सी का सेकंड, डी का फिफ्थ। सी का सेकंड मतलब ये केमिस्ट्री के लिए, और डी का क्या है, फिफ्थ मीन्स फिजिक्स के लिए इनको मिला था, आर्थर रास्किन, जेरार्ड मौरो और डोना स्ट्रिकलैंड को। नेक्स्ट पे चलते हैं 51 पे। मैच द फॉलोइंग, ये आपको बताना है, ग्रुप ए को बी से मिलाना है। ग्रुप ए में कुछ जीनस दिया हुआ है, पूछ रहा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। सबसे इजी आपको पड़ेगा साइजाइजियम। साइजाइजियम जैसे जामुन वामुन आता है, मेरिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो डी का सिक्स देखेंगे आप, एक ही ऑप्शन में है। ठीक, लास्ट वाले में डी, तो डी ही ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आराम से। बाकी फ्रेगेरिया जो होता है रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट हो गया। ट्रिशकैंशिया जो है ये तो भाई मोनोकॉट का है, कमेलिनेसी का, बी का 4, हाँ बी का 4। बाकी डेंड्रोबियम जो आपका है ये क्या है, ऑर्किडेसी है, मतलब ऑर्किडेसी फैमिली से बिलोंग करता हुआ ऑर्किड है। तो ए का थर्ड, डी। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 52 कल्टिवेटेड बनानाज आर स्टेराइल बिकॉज। अगर आपने देखा होगा एक वाइल्ड बनाना होता है, कल्टिवेटेड जो हम लोग खाते हैं वो कल्टिवेटेड है। अगर आपको वाइल्ड बनाना दे दिया जाए तो आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जो आप देखते हैं केला जिसे बोला जाता है बनाना, वहाँ पे सीड, वाइल्ड में बहुत सारे सीड्स बनते हैं, तो वो खाने लायक नहीं होता। जो आप खाते हैं वहाँ पे सीड्स बिल्कुल नहीं बनता, इसीलिए आप उसको आराम से खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेराइल होते हैं और स्टेराइल में सीड नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहाँ पर मेल फ्लावर नहीं बनता है। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? क्या ऑप्शन है करेक्ट है कि पॉलिनेशन नहीं होता, या दे आर डिप्लॉयड एंड देयर फोर सीड्स आर नॉट सेट, या फीमेल फ्लावर्स आर नॉट प्रोड्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, दे आर ट्रिप्लॉयड। जो कल्टिवेटेड बनानाज होते हैं वो एक्चुअली ट्रिप्लॉयड होते हैं, और ट्रिप्लॉयड में जब आप देखेंगे जितने भी हैं वहाँ पे जो मियोसिस होता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए भाई, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वहाँ पे मियोसिस में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से यहाँ पे सीड सेटिंग नहीं होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं कल्टिवेटेड बनानास। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 53 मैच द टाइप्स ऑफ ओव्यूल विद द करस्पॉन्डिंग प्लांट। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ऑटोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सिनोट्रोपस, ये किस किस जीनस में होता है, ये उसको आपको क्या करना था, मैच कराना था। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओव्यूल पढ़ेंगे, आपको उसका क्या पढ़ाया जाता है, एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है। तो आप देखेंगे जो ऑर्थोट्रोपस है ये आपको पॉलीगोनम में मिलेगा। ऑर्थोट्रोपस क्या होता है, पॉलीगोनम में मिलेगा। एनाट्रोपस आपको मिलेगा रिसिनस में, और एम्फीट्रोपस आपको ये मिलता है लेमना में, और सिनोट्रोपस आपको मिलता है अपुंशिया जीनस में मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सी। 54 पे चलते हैं। डाई बैक ऑफ शूट्स जो डिजीज है ये किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? ओके, क्लोरीन, मैंगनीज, कॉपर या मॉलिब्डेनम। तो मैं आपको बता दूं डाई बैक ऑफ जो शूट होता है वो कॉपर की कमी की वजह से होता है प्लांट्स में। वहीं आप देखेंगे क्लोरीन जो है यहाँ पे लीव्स का ब्रॉन्ज कलर हो जाता है, ब्रॉन्ज कलरिंग, ये ठीक है। वहाँ मैग्नीज अगर आप देखेंगे तो इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाता है इसमें, और मॉलिब्डेनम की वजह से क्या होता है, मॉटल्ड क्लोरोसिस होता है। और डाई बैक शूट्स मैंने आपको बताया कॉपर की वजह से। 55 पे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाप्लेरोटिक रिएक्शन। एनाप्लेरोटिक रिएक्शन आपने कहाँ पे पढ़ा है, फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे या बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जहाँ से जैसे ये जो चलता रहता है ग्लाइकोलिसिस वगैरह, यहाँ से कुछ चीज़ें बनाने के लिए इसके बीच में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं इनको उठा लिया जाता है कुछ चीज़ें और बनाने के लिए। तो एनाप्लेरोटिक रिएक्शन अगर आप देखें, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होकर एसिटिल कोएंजाइम बनता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, ये भी फर्मेंटेशन का नॉर्मल प्रोसेस है, ये एनाप्लेरोटिक रिएक्शन नहीं है। सी जो होता है पायरुवेट टू एसिटाल्डिहाइड,
ये भी नॉर्मल प्रोसेस है, पायरुवेट तो एसिटाल्डिहाइड में बनता है फर्मेंटेशन में। जो डी वाला ऑप्शन है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सैलर स्टेट, ये जो पायरुवेट को हम ऑक्सैलर स्टेट बनाते हैं, मतलब जो सेल में बनता है, यही आपका एनाप्लेरोटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्योंकि ये किसी रिएक्शन में नहीं आता है, जैसे आपने कहा पायरुवेट से एसिटिकोलिन, तो वो तो रेस्पिरेशन में होता ही है, क्योंकि पायरुवेट से सीधे ऑक्सैलर स्टेट बनना ये एक एनाप्लेरोटिक रिएक्शन है। मतलब सेल को ऑक्सैलर स्टेट चाहिए तो वो पायरुवेट को उठा लेगा, कहाँ से, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है उसको उठा लेगा, जिसको एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होना था वो ऑक्सैलर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। 56 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, एंजाइम है उसके कोफैक्टर्स से आपको क्या कराना है, मैच कराना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूरिएज जो है उसका अगर आप कोफैक्टर देखेंगे, Na2+ होता है उसका, और डीएनए पॉलीमरेजेस का अगर आप देखेंगे तो होगा इसका Mg2+। तो हाँ, इसे डीएनए पॉलीमरेज से आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेजेस Mg2+, ये आपका किस में है, बी और सी में है। नाइट्रोजिनेज में अगर आप देखेंगे तो ये होता है MO3+, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ओके, हिसाब से कार्बोनिक एनहाइड्राइड का कोफैक्टर क्या होगा, डी का 5वां मीन्स Zn2+। 57 पे चलते हैं। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्विवेलेंट टू, किसके, अब ये तो वैल्यूज है, देखिए डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, बाकी इधर आता है 6.023 इंटू 10⁻23, तो सब में है, लेकिन किस, अब क्या होगा, 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है, एटम्स ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, या एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है नहीं, बचा आपका क्या, एटम्स ऑफ कार्बन या मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन की हम बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 58 पे चलते हैं। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच आपको करना है, ठीक है, ये भी मैचिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। तो बीटा ऑक्सीडेशन अगर आप देखेंगे, पूछ रहा है, तो बीटा ऑक्सीडेशन आपका कहाँ पे, किससे इसका रिलेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेशन है बीटा ऑक्सीडेशन का। 50s राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो 50s राइबोसोम्स एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका रिलेशन है, ठीक। और लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट से रिलेशन, देखिए सी का चौथा ना, सी का चौथा केवल देखिए ये इसमें है, ए में, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं राइट रिएक्शन किससे रिलेटेड है, क्लोरोप्लास्ट से, तो ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो आप देख रहे हैं जितने भी ऐसे मैच कराने वाले ऑप्शन है उसमें से आपको एक सिंपलेस्ट वाला पकड़ना है, बाकी आप उसका ऑप्शन करेक्ट पता लगा सकते हैं। 59 पे चलते हैं। पूछ रहा है एंजियोस्पर्म में एक एबीसी मॉडल होता है, वो किसके डेवलपमेंट के लिए होता है एबीसी मॉडल, रूट डेवलपमेंट के लिए, लीफ डेवलपमेंट के लिए, फ्लावर डेवलपमेंट के लिए, या शूट डेवलपमेंट के लिए। तो एबीसी मॉडल जो प्रपोज्ड हुआ था वो फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए प्रपोज हुआ है ये। ओके, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 60 पे चलते हैं। इन ड्रोसोफिला, फिर से ड्रोसोफिला आ गया आपका, जेनेटिक्स, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमैटिक मॉडिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद डोजेस कंपनसेशन। ड्रोसोफिला में एक डोजेस कंपनसेशन होता है, और वहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटिन का मॉडिफिकेशन होता है। पूछ रहा है कि कौन सा हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन का एसिटिलाइजेशन इससे रिलेटेड है डोजेस कंपनसेशन से। तो मैं आपको बता दूं, हिस्टोन H4 एसिटिलेशन इज एसोसिएटेड विथ डोजेस कंपोजिशन compensation, then option of A will be the correct option। 61 पे चलते हैं। अब कह रहा है, ये देखिए टेक्निक से आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है एम्पलीफाई कराना है, आप एक डीएनए सीक्वेंस है उसको आपको एम्पलीफाई कराना है। डीएनए सीक्वेंस 5 प्राइम एंड पे ये उसके बेसिस हैं, ATC, TTG, CTA, CG, फिर मतलब लंबा है, लास्ट में उसके लास्ट में क्या है, AEG, CTT, GC, GGC 3 प्राइम एंड पे। अब इसको क्या करना है, PCR रिएक्शन में करना है। ये आपका डीएनए सीक्वेंस हुआ, बीच के यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, एक एंड का 5 प्राइम एंड का, 3 प्राइम एंड का यहाँ पे बेसिस लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसको हमें एम्पलीफाई करना है PCR का। अब कह रहा है आप किस प्राइमर सेट का आप यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए करना क्या है आपको, प्राइमर जो होता है, प्राइमर पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। एक प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर होता है, रिवर्स प्राइमर, मतलब एक
5 प्राइम एंड पे जुड़ेगा, एक 3 प्राइम। तो वो करना क्या है, जस्ट आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढना है जो इससे एक 5 प्राइम पे अटैच हो जाए, एक 3 प्राइम पे अटैच हो जाए, उसी को हम प्राइमर बोलते हैं। तो अब भाई आपको देखना है कि इसका उल्टा, ए का उल्टा क्या होगा, मतलब ए किससे जुड़ेगा, तो थायमीन से जुड़ेगा, तो ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा टी किससे जुड़ेगा, ए से, तो टी ए दोनों में है। अब सी किससे जुड़ेगा, सी जुड़ेगा, देखिए यहाँ पे 5 प्राइम लिखा है, मतलब हम 5 प्राइम वाले की बात कर रहे हैं, ठीक। सी किससे जुड़ेगा, यहाँ पे सी जुड़ेगा जी से, ओके। तो ये देखिए केवल इसी में है टी ए जी, तो इसका मतलब यही बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं लास्ट में जी सी है, तो ये किससे जुड़ेगा, टी टी, जी सी। इस हिसाब से तो ये नहीं सही बैठ रहा है, ये 5 प्राइम एंड के लिए तो सही है ये। बाकी अगर बात करें, ये तो इधर फिट बैठ रहा, सी टी, टी टी के जगह यहाँ पे डबल टी है, तो डबल ए है, जी टी है, ए है। हाँ, ये मतलब कुछ कुछ जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्राइमर में सारे चीज़ें जो है सिमिलर ही रहें, ठीक है। कुछ कुछ चेंजेस रह सकते हैं, बस जुड़ने के लिए हो, तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ओके। चलते हैं 62 पे। प्रेजेंस ऑफ वेसेल-लेस वुड विथ ट्राइकार्पेट पॉलन ग्रेन्स इन टेट्रासेंट्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है वेसल लेड वुड हो और ट्राइकार्पेट पॉलन ग्रेन्स हो इन टेट्रासेंट्रॉन, ये कह रहा है किसका एग्जाम्पल है, ओके। 62 वाला आप अगर आप देखेंगे, एक तो वेसल लेड वुड हुआ ट्राइकार्पेट पॉलन, जो ट्राइकार्पेट पॉलन होता है ये यू डाइकॉट्स का कैरेक्टर होता है, ये एक एडवांस फीचर है। वहीं वेसल लेस वुड जो होता है एक ओल्ड फीचर है, प्रिमिटिव फीचर है। दोनों का साथ रहना, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोबैथमी बोलते हैं, बी वाला ऑप्शन। इसी को जब किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसे कैरेक्टर हों जो एक बहुत एडवांस रहे और एक प्रिमिटिव कैरेक्टर रहे, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोबैथमी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 63 पे चलते हैं। ए नेचुरल सिल्क इज अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम। नेचुरल सिल्क जो आप देखते हैं पॉलीमर, कह रहा है वो किससे ड्राइव होता है, वो एमिनो एसिड से होता, मिलके बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड या एडिपिक एसिड। तो आपको बता दो जो आपका नेचुरल सिल्क है एक्चुअली वो प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ होता है, एमिनो एसिड से, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 64 पे चलते हैं। द एलिमेंट दैट एक्ट एज सेलुलर कैटायन एज एन इन्वॉल्व इन ऑस्मोटिक रेगुलेशन इज। कौन से इनमें से एलिमेंट है जो सेलुलर कैटायन है और ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करता है, तो आपका क्या है, पोटेशियम। के प्लस जो है ये एक सेलुलर कैटायन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन में भी इफिशिएंटली इन्वॉल्व होता है। 65 पे चलते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटाइप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटाइप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सारे। कह रहा है इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव है, ठीक। तो रेडियो एक्टिव इसका आइसोटोप कौन सा है, ट्रिटियम है। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसका हो, तो ट्रिटियम हो गया। 66 पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट या आर, विच स्टेटमेंट इज या आर ट्रू फॉर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट का होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। कह रहा है कौन, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा। हाईली फाइब्रस नेटवर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट कवर द मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, मेनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में तो ये नहीं है। कैल्शियम डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ये भी नहीं है। लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेल सरफेस, ये भी नहीं है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये भी नहीं सही है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो अगर आप देखें ओनली पी, तो ये भी नहीं है। पी एंड क्यू, ये भी नहीं है। ओनली क्यू, ये भी नहीं है। ओनली एस, ये भी नहीं है ऑप्शन। तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे, गलत है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं 67 पे। विच वन एमंग द फॉलोइंग इनहिबिट्स द सेल वॉल सिंथेसिस।
सेल वॉल सिंथेसिस आपको पता होगा, जैसे पेनिसिलिन है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, पर यहाँ पे पेनिसिलिन है नहीं। मेथिसिलिन है, जेंटामाइसिन है, रिफैम्पिन है, फिजिटिक एसिड है। इनमें से कौन सा है जो इनहिबिट करता है सेल वॉल को? तो मैं आपको बता दूं, जो एक ये जो मेथिसिलिन है यही आपका क्या है, एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन रिलेटेड ये एंटीबायोटिक है जो इफेक्टिव है। एक आपका होता है बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकाई जो एक्चुअली रेसिस्टेंट होता है पेनिसिलिन के लिए, ठीक है। पेनिसिलिन इसका कुछ नहीं कर पाता है स्टेफिलोकोकस का, तो इसके लिए यही जो है मेथिसिलिन यूज़ किया जाता था, और ये भी इनहिबिट करता है सेल वॉल के सिंथेसिस को। ओके, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 68 वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो प्रोपियोनिक एसिड इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, बेंजोइक एसिड इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम डाइएसिटेट इज आल्सो अ फूड प्रिजर्वेटिव, बट सिनेमिक एसिड इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। 69 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं 5-6 यूनिवर्सिटीज़, मैंने बहुत सारे पीछे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, ये भी कई बार आया है। और एक चीज़ इसमें मुझे रिलेशन ये मिला है कि पहले पूछता है ग्रुप ए से ग्रुप बी का। देखिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रुप ए से बी को आपको मैच कराना है। इसमें से पूछ रहा है लोकतक लेक क्या है? एलिफेंट रिजर्व है, रामसर साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, टाइगर सैंक्चुरी है, या बर्ड सैंक्चुरी है? तो आपको मैं बता दूं, जितने भी लेक्स होते हैं वो एक रामसर साइट होता है, वो लेक्स के कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो जो भी लेक होगा अगर वो है तो वो एक्चुअली रामासार साइट ही मोस्टली आपको ऑप्शन में, अगर आप और सॉल्व करेंगे देखेंगे जितने भी लेक हैं, अगर रामासार साइट है ऑप्शन में तो वो उससे ही मैच करेगा, ठीक है। डिटेल में मुझे नहीं पता कि सारे ऐसे हैं कि नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं भाई, उसका कुछ कह, लेकिन रामासार साइट लेक ज़रूर होता है, ठीक, लेक्स के लिए ही है। तो एक आपका बड़ा हिंट मैं ये दे रहा हूँ कि अगर लेक कहीं पे आए तो आपको ये याद रखना है वो रामासार साइट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तो आप देखेंगे ए का, मैं कह रहा हूँ सेकंड हो सकता है। ए का सेकंड कौन सा है? आंसर नंबर ए में अगर आप देखेंगे तो ए का सेकंड एक्चुअली यही करेक्ट भी है। लोकताक लेक इज अ रामासार साइट, और एक किसी भी अदर ऑप्शन में है नहीं। तो बी का क्या होगा? सिक्स घाना जो है वो क्या है? बर्ड सेंचुरी है। कान्हा क्या है? कान्हा आप बहुत सुने होंगे, कान्हा नेशनल पार्क है। नॉकरेक क्या है? आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, तो ए करेक्ट ऑप्शन होगा। 70 पे चलते हैं। ऑल द प्लांट्स ग्रुप possess फ्लोएम पैरेन्काइमा एक्सेप्ट। कह रहा है सभी प्लांट ग्रुप के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, लेकिन इनमें से किस में नहीं होता? जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में, डाइकॉट्स या मोनोकॉट्स में? तो मैं आपको बता दूं, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है एब्सेंट, इसीलिए वहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमा भी नहीं पाया जाता है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 71 पे चलते हैं। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा वर्ड है, बोल रहा है विथ मेनी मीनिंग्स फॉर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फॉर अ बायोकेमिस्ट इट इज। कह रहा है ये क्या है? कह रहा है जो फर्मेंटेशन जो वर्ड है ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए इसके अलग मीनिंग है, बायोकेमिस्ट के लिए अलग मीनिंग है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऐसा जो ऐसा बता रहा हो कि माइक्रोलॉजिस्ट के लिए अलग मीनिंग, बायोकेमिस्ट के लिए अलग मीनिंग। तो ग्रोथ डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये करेक्ट नहीं है। यूज ऑफ एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एज द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। तो अगर आप देखेंगे इसका यही वाला ऑप्शन करेक्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए और बायोकेमिस्ट के लिए। उसके माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए क्या है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। यूज ऑफ एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ये मीनिंग सेट होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, एज द इलेक्ट्रॉन एंड डोनर एक्सेप्टर, तो ये बायोकेमिस्ट के लिए, ठीक है। तो फर्मेंटेशन वही है, यूज ऑफ एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एज द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। 72 पे चलते हैं। अ सीड प्रोटीन वाज आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। सीड जो होता है उसका प्रोटीन निकाला गया और उसको प्यूरिफाई किया गया इन द प्यूरिफिकेशन मेथड। और प्यूरिफाई हम कई सारे टेक्निक से कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन टेक्निक से आया हुआ है जहाँ पे प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन होता है अलग अलग से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे टेक्निक से इससे आप प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं। इसमें कह रहा है
उसको प्यूरिफाई किया गया सीड के प्रोटीन को। यूज प्यूरिफिकेशन मटेरियल क्या था, सिफेडेक्स G150 था। तो प्यूरिफिकेशन मटेरियल ये यूज़ किया गया। पूछ रहा है तो कौन सा टेक्निक हमने यूज़ किया प्यूरिफिकेशन के लिए। तो सीधा सा इसका आंसर ये है कि जो आपका सिफेडेक्स है G150, ये आपका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में ये सिफेडेक्स G150 यूज़ किया जाता है, इसीलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि ऑप्शन में लिखा, स्टेटमेंट में दिया है कि उन्होंने प्यूरिफिकेशन मटेरियल सिफेडेक्स G150 यूज़ किया था, और ये जो होता है लगता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 73, विच ऑफ द प्लांट लीव सेल टाइप इज डिवोर्ड ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। कौन सा इसमें से प्लांट टाइप का है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योरिटी पे। जाइलम पैरेन्काइमा, ये तो भाई लिविंग सेल है, ठीक। वेसल्स, वेसल तो डेड सेल्स हैं। वो क्या पूछा है, लाइव सेल। कंपेनियन सेल भी लाइव है लेकिन वहाँ पे न्यूक्लियस होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं ये लिविंग सेल होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योरिटी पे। 74, मैच द अप्रोप्रिएट पेयर। यहाँ पे पेयर बनाना है आपको, एंजियोस्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन है। असाफोइटिडा जो है वो किस प्लांट से निकाला जाता है। हींग आपने नाम सुना होगा, वही है असाफोइटिडा, ठीक। तो हींग जो है ये निकलता है आपका किससे है, एक क्या होगा, फेरुला स्पीसीज, और सारे स्पीसीज नहीं निकला, फेरुला से ये निकाला जाता है, ठीक। सेंटोनिन जो है आपका, ये आपका निकलेगा अर्टिमीशिया मार्टिमा में। अभी मैंने आपको पिछला एक क्वेश्चन पेपर कराया था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। सेंटोनिन अर्टिमीशिया से निकलता है। रिजर्वेटॉयल ये निकलता है विटिस विनिफेरा से। और डी का होगा पहला, साइजियम एरोमेटिकम से निकलता है कैरियोफिलीन। ओके, तो 74 का आपका कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 75 पे। एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहल। ये भी तो भाई केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। 76, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन हैव। कह रहा है वाटर मॉलिक्यूल के पास कितना ऑप्शंस हैं, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना सकता है। तो आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आपको वाटर के बारे में, उसके वाटर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बताया जाता है। या बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल जो है लगभग 4 बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बना सकता है। 77, ये एंजाइम से आया हुआ केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री से एंजाइम से आया हुआ क्वेश्चन है। विच इज़ माइकल्स मेंटन ग्राफ फॉर कम्पिटिटिव इनहिबिशन। बहुत सारे टाइप के वो होते हैं, आप देखेंगे ग्राफ, माइकलिस मेंटन ग्राफ अलग अलग, नॉन कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, ये सारे टाइप के होते हैं। कह रहा है कौन सा ग्राफ जो है ये माइकलिस मेंटन का इसमें से शो कर रहा है कम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो आप देखेंगे जो आपका ये ए वाला है ग्राफ, आर, ए वाला क्या, हाँ ये आर जो ग्राफ है ये शो करता है। देखिए कम्पिटिटिव इनहिबिशन जब होगा, ये देखिए ये नॉर्मल था, ठीक। कंपटीटर के अप्स जब कंपटीटर आएगा तो ऐसा नहीं होगा, जब कंपटीटर आएगा तो ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक। और करेक्ट होगा। 78 पे चलते हैं। व्हाट इज सी वैल्यू। सी वैल्यू से आप क्या समझते हैं, या आप जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें आपको सी वैल्यू के बारे में बताया जाता है। और सी वैल्यू एक्चुअली इसका डायरेक्ट डेफिनेशन ही है कि this is the amount of DNA contained within a haploid nucleus of an organism। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस में जितना डीएनए कंटेंट होता है उसको सी वैल्यू बोलते हैं। और एक टर्म है सी वैल्यू पैराडॉक्स, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सी वैल्यू डिफरेंस होता है, ठीक। मतलब बॉडी साइज और सी वैल्यू का रिलेशन नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का पढ़ लीजिएगा, सी वैल्यू पैराडॉक्स, वो भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 79 पे चलते हैं। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर डीएनए आरएनए डिटेक्शन। आपको पता है व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एगरोस एंड फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड। अब एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कह रहा है जो आप एगरोस पढ़ते हैं, कह रहा है उसका नेचर क्या होता है, क्या वो है और वो किससे बनता है। तो
क्या वो पूछ रहा है इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड इन नेचर एंड obtained फ्रॉम वैक्सीलीफ ऑफ डिजर्ट प्लांट? तो ऐसा तो है नहीं भाई एग्रोज, वैक्सीलीफ आपने पढ़ा नहीं कि डिजर्ट प्लांट से मिलता है। फिर पूछ रहा है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड इट इज़ लाइपोप्रोटीन, तो एग्रोज लाइपोप्रोटीन है नहीं ना, तो वो ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। सी इट इज़ द पॉलीसैकेराइड इन नेचर एंड obtained फ्रॉम रेड एल्गी, ये जो इसका ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये जो एगारोज होता है ये एक्चुअली पॉलीसैकेराइड होता है और ये रेड एल्गी से निकाला जाता है। 80 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट रिलेटेड टू जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस? जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस हम करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा टेक्निक है जो जीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस नहीं करता है। तो एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए नहीं है, पहला ही। बाकी नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और माइक्रो एरे जो ये तीनों टेक्निक हैं ये जीन एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। तो ALP AFLP को छोड़ के, तो इसीलिए पहला ही वाला जो है वो जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए नहीं यूज़ किया जाता। 81 पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज नॉट यूज्ड? तो आपको पता है बहुत सारी टेक्निक्स है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है जो डीएनए को कट करते हैं। कह रहा है कौन सी ऐसी टेक्निक है यहाँ पे जहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस का यूज़ नहीं करते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है यहाँ पे हम करते हैं, बी में नहीं करते हैं। रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए RAPD में हम नहीं करते हैं। बाकी क्लीव्ड एम्पलीफाइड रिस्ट्रिक्शन, देखिए आप आराम से गेस कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ होता है इसलिए इसका नाम रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट इसमें तो होता है। एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट, वहाँ पे भी फ्रैगमेंट आया है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में फ्रैगमेंट आया है, सी में क्लीव्ड आया है, डी में रिस्ट्रिक्शन आया। ये सारे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस का हम यूज़ करते हैं। बी में ऐसा कुछ नहीं आता कि रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, इसमें केवल एम्पलीफिकेशन की बात हुई है। तो यही एक टेक्निक है जहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस का यूज़ नहीं करते हैं। 82 पे आते हैं, व्हाट इज एलुरोन लेयर एंड व्हाट इज इट्स नेचर? एलुरोन लेयर आपने पढ़ा होगा बहुत बार सीड जर्मिनेशन में। तो सबसे पहली बात तो सी और डी गलत है। कह रहा है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टोमेटा, ऐसा है नहीं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। और अब आपको चूज़ करना है ये प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो एलुरोन लेयर होता है ये आपका प्रोटीन होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 83 पे, द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट इज कॉल्ड, इज द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन से। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट में वो उसको एंथ्रीडियम बोला जाता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 84 पे चलते हैं, व्हाट इज पेरिनेशन? पेरिनेशन से आप क्या समझते हैं? पेरेनियल आपने पढ़ा है, पेरेनियल का मतलब होता है एक से ज़्यादा जो पौधे जीते हैं उनको पेरेनियल बोलते हैं हम। पेरिनेशन एक प्रोसेस है, कह लीजिए एक एबिलिटी है प्लांट्स की, जो वहाँ पे प्लांट सरवाइव करते हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न, ठीक है, स्पेशली अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो आप देखेंगे यही जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू सर्वाइव फ्रॉम वन जर्मिनेटिंग सीजन टू अनदर स्पेशली अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो वही पर पेरिनेशन है। पेरिनेशन में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट ग्रो करता है तो जब उसका फेवरेबल कंडीशन रहता है तब तक तो वो अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन जहाँ अनफेवरेबल कंडीशन आया, ऊपर जो उसका सिस्टम है डाई बैक हो गया, नीचे वो कुछ पेरिनेटिंग बॉडी रखता है, रूट स्टॉक रखता है, उसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन को क्रॉस करता है, फिर से जब अगला सीजन आता है फिर से उसी में से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इसी को पेरिनेशन बोला जाता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 85 पे चलते हैं, इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज जीरो देन डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी किसके इक्वल होगा अगर एंथैल्पी चेंज जीरो है? तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, लिख लीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक। और जो आप डेल्टा जी मैंने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा जी क्या है तो डेल्टा जी है यहाँ पे, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी है, और माइनस टी डेल्टा एस बचा आपका। अगर एंथैल्पी जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। आते हैं 86 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट अ प्रोब इज रिक्वायर्ड? इनमें से जो एक्सपेरिमेंट है किसमें प्रोब रिक्वायर्ड होता है आपका? पॉलीमरेज पीसीआर चेन रिएक्शन में नहीं होता है, ना तो PFGE में नहीं होता है,
साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन में हम प्रोब का यूज़ करते हैं, प्रोब वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 87 पे चलते हैं। विच ऑफ द amino acids oxidative reductive stage determines a protein's migration of SDS page। कह रहा है किस एमिनो एसिड का ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव स्टेज जो होता है वो डिटरमिन करता है कि प्रोटीन कैसे माइग्रेट करेगा एसडीएस पेज पे। ठीक, तो सबसे जो की एमिनो एसिड है, इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड है आपका, वो है आपका सिस्टीन जो है आपका सी वाला। इसका ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव स्टेट डिटरमिन करता है कि प्रोटीन कैसे माइग्रेट करेगा एसडीएस पेज पे। ठीक है, 88 पे आते हैं। कह रहा है दो रिएक्टेंट है पी और क्यू, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट्स, वो दोनों एक दूसरे से स्पॉन्टेनियसली ही रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं आर और एस। द प्रोडक्ट आर एंड एस हैव अ लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बनता है वो लेस एनर्जी उसका होता है पी और क्यू से, मतलब रिएक्टेंट से। तो कह रहा है अब वो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सर्गोनिक, इंटरगोनिक, आइसोगोनिक या एडियाबैटिक। अब देखिए पहली बात तो जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक्सर्गोनिक कंडीशन होगा। और बता भी रहा है कि रिएक्शन का एनर्जी जो है लेस है रिएक्टेंट से, तो उसका एनर्जी कम हुआ, इसका मतलब एनर्जी निकला है, और यही साइन है कि ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। 89 पे चलते हैं। मैच द कॉमर्शियल माइक्रोबियल सोर्सेज इन ग्रुप फर्स्ट विद द प्रोडक्ट्स इन ग्रुप सेकेंड। द कॉमर्शियल माइक्रोबियल सोर्सेज हैं, ये भी पिछले क्वेश्चन पेपर में एक था जहाँ पे आया हुआ था, जो आपको भी अगर पता होगा, आपने सॉल्व किया। कोरिनी बैक्टीरियम जो लिलियम है ये यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल माइक्रोबियल सोर्सेस क्या वो करने के लिए, ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए। तो ए का क्या होगा, छठवा होगा। तो आप देखेंगे बी और डी में ए का छठा जो है सिक्स वो वाला दिया हुआ है। ठीक, बाकी इसमें से बी का अगर आप देखेंगे क्लेस्बेरिया ऑक्सीटोका, तो क्या है, थर्ड है, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, दोनों में थर्ड है। सी का अगर आप देखेंगे एस्परजिलस नाइजर, तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड इससे निकलता है, तो दोनों में है। डी वाले में अगर आप देखते हैं एल्केलिजेंस यूट्रोफस, तो इससे आप देखेंगे विकलिजन यूट्रोफस से आपका निकलता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा बी। 90 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर इन विट्रो म्यूटेंट आइसोलेशन इन प्लांट। अब बताइए, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा बेस्ट सोर्स मटेरियल होगा अगर इन विट्रो हम म्यूटेंट आइसोलेशन करते हैं प्लांट में। शूट मेरिस्टेम्स, रूट मेरिस्टेम, सेल सस्पेंशन कल्चर या सीड्स। तो अगर आपको बेस्ट सोर्स मटेरियल चाहिए कि आप इन विट्रो म्यूटेंट आइसोलेट कर सके, तो जो सेल सस्पेंशन कल्चर है ये बेस्ट सोर्स है आपका। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर से आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट हार्मोन्स कह रहा है, उसके लिए कौन से ऑप्शन इसमें से पूछ रहा है। सारे ऑप्शन सही हैं लेकिन एक को छोड़ के, तो वो आपको एक जो गलत है वो आपको चूज करना है। तो दे आर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, वो क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। देयर इफेक्ट वुड वेरी डिपेंडेंट ऑन द इंटरेक्शन विथ अदर ग्रोथ रेगुलेटर। ये भी सही है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनका इफेक्ट जो होता है डिपेंड होता है कि वो अदर ग्रोथ रेगुलेटर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सी स्पेसिफिक ऑर्गन और इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गलत है। प्लांट में कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है ऐसा कि वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो। ओके, तो यही ऑप्शन आपका गलत है, आपको ये ऑप्शन मिल गया। बाकी चौथा, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, फ्लोएम और डिफ्यूजन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो 92 पे चलते हैं। सुगर बीट आपको पता है, बीटा वल्गैरिस सब स्पीसीज वल्गैरिस, ये डिप्लॉयड है, जिसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना है, 18। कह रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी फाउंड इन द मोनोजोमिक म्यूटेंट ऑफ दिस प्लांट। अब आप ये आपको पढ़ेंगे जेनेटिक्स वगैरह में या साइटोजेनेटिक्स में, आप पढ़ेंगे जब क्रोमोसोम एबरेशंस होते हैं, एक तो नंबर में कम होता है, एक सेट में कम होता है,
या ज़्यादा होता है, तो मोनोजोमिक का मतलब है एक क्रोमोसोम जब कम हो जाता है तो उसको मोनोजोमिक म्यूटेंट बोलते हैं। और ऐसे में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि 18 क्रोमोसोम अगर डिप्लॉयड है, अगर उसका मोनोजोमिक म्यूटेंट बनेगा तो उसका क्रोमोसोम 17 ही रह जाएगा। 93 पे आते हैं, यहाँ पे आपको मैच कराना है ग्रुप फर्स्ट को ग्रुप सेकंड से। आप देखेंगे ये भी टेक्निक से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और ग्रुप सेकंड में पूछ रहा है उसका कैरेक्टर रिड्यूशन कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक। तो अगर आप देखेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, तो जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है वहाँ पे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ सॉल्ट होता है। रिड्यूशन कंडीशंस पूछा है, तो ए में क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ सॉल्ट होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो केवल सी में है, तो सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बाकी और भी देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो होता है, ये इसका डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ पोलरिटी, देखिए हाइड्रोफोबिसिटी एक्सेट्रा का जो रिलेशन है वो पोलरिटी से है, तो इससे भी आप गेस कर सकते हैं। बाकी सी जेल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जेल फिल्ट्रेशन में आइसोक्रेटिक सॉल्वेंट होता है। और डी क्रोमेटोफोकसिंग में क्या होता है आपका, एम्फोलाइट्स होते हैं। इल्यूशन कंडीशन में एम्फोलाइट्स डाला जाता है, ओके। तो यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट है 93 में। चलते हैं 94 में देखेंगे, तो ये तो आइसिड वैल्यू बायोरेट टेस्ट, ये सब बेंडिक्ट टेस्ट जो है, एक बायोरेट टेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये बायोरेट टेस्ट आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए होता है ना, बी का चौथा, हाँ तो बी का चौथा कह रहा हूँ 6, तो इसी में है ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका करेक्ट होगा। किलानी सिंथेसिस इस हिसाब से कौन सा होगा, पांचवा मोनोसैक्राइड के लिए। और बेंडिक टेस्ट जो किया जाता है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 94 का। 95 पे चलते हैं, देखिए ये भी है स्टेटमेंट वाला, यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ लोगों को पढ़ना नहीं पसंद है, थोड़ा सा थ्योरीज पर आप पढ़िए, आसान है। अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट कह रहा है, कुछ स्पीसीज है प्लांट का जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स विथ पेटल्स दैट आर नॉर्मली ब्लू, कह रहा है कुछ प्लांट है जो फ्लावर जो प्रोड्यूस करते हैं उनके जो फ्लावर के जो पेटल होते हैं नॉर्मली ब्लू रहते हैं। प्लांट विथ अ न्यूक्लियर म्यूटेशन, देखिए प्लांट में एक न्यूक्लियर म्यूटेशन, एक देखिए न्यूक्लियर का मतलब मेन क्रोमोसोम, एक तो क्या होता है क्रोमोसोम आपका क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर म्यूटेशन बोल रहा है, मतलब न्यूक्लियर में हो गया है। न्यूक्लियर म्यूटेशन क्या हो गया, डब्लू प्रोड्यूस वाइट पेटल, जब ये म्यूटेशन हो जाता है तो वो ब्लू पेटल से वाइट पेटल बन जाता है। होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में ही वाइट पेटल्स बनते हैं, मतलब ये म्यूटेशन क्या है, रिसेसिव है आपका, ओके। इन ए प्लांट ऑफ जीनोटाइप डब्ल्यू डब्ल्यू, अगर ये देखिए रिसेसिव वाला है कंडीशन, वन डब्ल्यू एलील रिवर्स टू वाइल्ड टाइप ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, कह रहा है अगर जीनोटाइप यही था डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन इनमें से एक डब्ल्यू जो है कह रहा है वो रिवर्ट हो जाता है वाइल्ड टाइप में, ठीक है, वाइल्ड टाइप में रिवर्ट हो गया अर्ली स्टेजेस, प्लांट के अर्ली स्टेज में ही, उसके डेवलपमेंट में ही। तो कह रहा है द डिटेक्टेबल आउटकम दैट दिस रिवर्जन प्रोड्यूसर इन द रिजल्टिंग पेटल इज, कह रहा है अब कैसे आप डिटेक्ट करेंगे कि ये रिवर्सल हो गया है उसमें, तो सबसे सीधा आंसर, आसान सा आंसर है इसका ए वाला, ब्लू पेटल्स आप देख लेंगे। देखिए एक्चुअली था क्या, ये होमोजाइगस रिसेसिव था, इसको वाइट वाला फ्लावर वाला प्लांट बनना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिवर्शन हो जाता है, एक जो रिसेसिव है वो वाइल्ड टाइप में हो जाएगा, तो वाइल्ड टाइप क्या प्रोड्यूस करता था, ब्लू कलर के पेटल, तो ब्लू पेटल्स जो होंगे वो इसके रिजल्ट है, ठीक, क्योंकि वो डोमिनेट हो जाएगा, एक तो रेशियो रहेगा ही, दूसरा वाला जो ब्लू हो जाएगा वो डोमिनेट हो जाएगा दूसरे पे, और आपको प्योर ब्लू कलर के पेटल्स मिलेंगे। बाकी ऑप्शन गलत है, ना तो वाइट पेटल होगा, ना तो ब्लू पेटल विथ वाइट सेक्टर्स, ना तो वाइट पेटल विथ ब्लू सेक्टर, प्योरली ब्लू कलर का आपको मिलेगा। 96 पे चलते हैं। What are the possible peptides obtained by digestion with trypsin? ट्रिप्सिन आपको पता है, ये भी आप पढ़ेंगे जब आप प्रोटीन वगैरह जब वहाँ पे क्लीव किससे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया CNBR और प्रोटीन को क्लीव करता है, वैसे ये भी, इसको डाइजेशन भी कहते हैं, प्रोटीन डाइजेशन। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेशन करता है। पूछ रहा है इसमें से कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये एक तरफ देखिए अमीन ग्रुप लगा है, एक तरफ
कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब ये N टर्मिनस हुआ, ये C टर्मिनस हुआ आपका, और यहाँ पे ये 1 लेटर का जो कोड होता है अमीनो एसिड के लिए वो दिया हुआ है। कह रहा अब ये सीक्वेंस है, अगर हम ट्रिप्सिन से डाइजेशन कराएंगे तो कौन सा पॉसिबल पेप्टाइड आपको मिलेगा। तो आप देखिए ट्रिप्सिन का क्या कैरेक्टर है, सभी जो क्लीव करने वाले होते हैं प्रोटीन को, उनका कैरेक्टर होता है कि वो या तो N टर्मिनस पे काटते हैं या तो C टर्मिनस पे काटते हैं, और किसी ना किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के C टर्मिनस पे काटते हैं। तो वैसे ये जो ट्रिप्सिन है आपका, ये या तो लाइसिन या तो अर्जिनिन जहाँ पे होता है उसके C टर्मिनस वाले एंड से काट देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अर्जिनिन का जो वो होता है आर होता है, तो यहाँ पे आर, तो आर कहाँ पे है, आर तो इसमें है नहीं, लाइसिन को आपको पिक करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ट्रिप्सिन लाइसिन के सी टर्मिनस पे काटता है। लाइसिन का मतलब क्या हुआ, के देखेंगे ये पहले आ गया, ठीक, और उसके सी टर्मिनस मतलब इधर राइट साइड में काटेगा, एन टर्मिनस इधर वाला हो गया, सी टर्मिनस मतलब मैं बोल रहा हूँ मतलब के राइट साइड में। तो अगर आप ट्रिप्सिन से इसका डाइजेशन करेंगे, एक तो सेगमेंट आपको ये मिलेगा NH3AS के। तो अगर आप देखेंगे NH3AS, NH3AS के ये रहा आपका NH3AS के, ये दो डी में है, बी और डी में है, ठीक है, इधर केवल AS है, एस के हमें ढूंढना था, बी और डी में मिल गया। अब दूसरा ढूंढने के, एक जब इधर के कट गया, अब आपका LYPPA देखिए के इधर भी एक आ गया, इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे काटता है तो इतना बड़ा हमें सेगमेंट मिलेगा। तो दोनों में पहचानना होगा देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, आप इसे सेगमेंट में भी देख सकते हैं, कहीं पे बीच में के नहीं आया ना होना चाहिए, क्योंकि जो आपका ट्रिप्सिन है वो राइट साइड में भी काटता है, पर कहीं भी काट सकता है। इसके लिए बी और डी पे आपको सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा, एस के है दोनों में, पर यहाँ देखिए यहाँ से के से स्टार्ट होता है, तो ये गलत है, यहाँ पे डी में यहाँ से के से नहीं स्टार्ट होगा अगर नया फ्रेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे काटा है, ये यहाँ पे के अगर पे काटता है ये, ठीक है, मतलब ऐसा कीजिए जहाँ पे के है वहाँ पे आप सर्कल बनाइए इसको, और चेक कीजिए उसके इधर वाले एंड को काट के कौन सा फ्रेगमेंट इस पे सेट होता है, तो आप देखेंगे बी वाला सेट होता है, ठीक है, और बी वाला ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 97 पे चलते हैं, कह रहा है स्यूडो डोमिनेंस किसे बोलते हैं। तो स्यूडो डोमिनेंस का क्या डेफिनेशन है, यही पहला वाला ही ऑप्शन जो है आपका, द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव म्यूटेशन, जब रिसेसिव म्यूटेशन का एक्सप्रेशन होता है इन हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल में, इन द एब्सेंस ऑफ वाइल्ड टाइप एलील, वाइल्ड टाइप एलील जब ना हो, ठीक, जब रेसिस्टिव म्यूटेशन का एक्सप्रेशन होता है उसको हम स्यूडो डोमिनेंस बोलते हैं। 98 पे चलते हैं, द ट्रांसफर ऑफ अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, ठीक है, तो जो जीन का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, या जेनेटिक वेरिएशन का ट्रांसफर होता है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन, तो इसको हम जीन फ्लो बोलते हैं, ना कि जीन कन्वर्जन, जीन सब्स्टिट्यूएंस और जीन रिडंडेंसी। जीन फ्लो बोलते हैं जब ट्रांसफर होता है जीन का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। 99 कह रहा है एक्सपेंशंस क्या होते हैं, ये आप जब पढ़ेंगे सेल वॉल तो वहाँ पे एक्सपेंशंस प्रोटीन होती हैं, ये कह रहा है किस में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये रिएक्शन मेथाइलेशन में नहीं इन्वॉल्व है, ना तो ट्रांसग्लाइकोसिलेशन में, ना तो एसिटिलाइजेशन में, ये क्रॉस लिंकिंग में होता है, सेल वॉल्स के क्रॉस लिंकिंग में ये इन्वॉल्व होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 100 पे चलते हैं, अब देखिए आपका एंजियोस्पर्म से आ गया क्वेश्चन, कह रहा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब आपको यहाँ पे PQRS है, PQRS आपको बताना है कि कौन वाला कौन सा यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये देखिए, ये आप अच्छे से पहचानते हैं, क्या इसको बोलते हैं, कंपाउंड अम्बेल बोला जाता है। कंपाउंड अम्बेल आप अगर देखेंगे पी में, ए बी में नहीं है, सी और डी में है। क्यू पे चलते हैं, क्यू क्या है, थायर्स है या कंपाउंड कोरिम। तो थायर्स में आप देखते हैं कि थायर्स में आप देखेंगे मेन एक्सिस होगा, ये जाके क्या होता है, हाँ मेन एक्सिस क्या होगा, रेसिमोस होगा। वहीं कंपाउंड कोरिम में जो होता है वहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में। ओके, तो ये क्या होगा, थायर्स होगा।
क्यू वाला। और आर जो होता है ये देखिए कंपाउंड रेसी में आपको होता है मेन एक्सिस कंटिन्यू है, ये भी मेन एक्सिस कंटिन्यू है। यहाँ पे बड़ा वाला फ्लावर, ऊपर छोटा 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 फ्लावर, ये देखिए कंपाउंड रेसिम, या तो इससे भी आप मैच करा सकते हैं, आर थायर्स है या रेसिम है। और एस क्या है, कंपाउंड कोरिम्ब है, ये देखिए कंपाउंड कोरिम। यहाँ पे मेन एक्सिस क्या हुआ जाके फ्लावर में टर्मिनेट होती है, और बाकी सारे वो क्या होते हैं एक ही हाइट पे उनका एक ही जगह से। देखिए अम्बेल में और कोरिम में यही डिफरेंस है, कोरिम में क्या होता है, कोरिम में अलग अलग जगह से फ्लावर निकलता है, अम्बेल में एक ही पॉइंट से निकलता है। तो एस वाला क्या है, कंपाउंड कोरिम है। कंपाउंड क्यों, क्योंकि ये भी आगे चल के डिवाइडेड है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। तो इसी के साथ ये था आपका सारे 100 क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन टेक्निक से पूछे गए थे, बायोकेमिस्ट्री से पूछे गए थे और जेनेटिक्स से पूछे गए थे। तो जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से थे, और लोअर बॉटनी से यहाँ पे कम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से सारा तैयारी करना है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए। आपका जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक्स, ठीक, ये सारी चीज़ें, फिजियोलॉजी भी सब आपका सही से होना चाहिए। तो चलता हूँ मैं। आप देख रहे थे ये वीडियो यूट्यूब चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखा होगा सब्सक्रिप्शन का बटन, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आगे मैं जो वीडियोस डालूंगा आपके पास जाता है नोटिफिकेशन के इस चैनल ने अभी एक नया वीडियो डाला है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस हैं जो मैंने और अदर यूनिवर्सिटीज़ का बनाया है, वो भी ध्यान में रखिए, आपको हेल्प करेगा। प्रिपरेशन करते रहिए, जो क्वेश्चन आपके लगे हैं सही से वो ठीक है, जो नहीं लगे हैं वो देखिए किस टॉपिक से आए थे, कहाँ से आए थे, उसको फिर से रिवाइज कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक कोई और अच्छा सा वीडियो लेके जो आपके एमएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।